हमको ये वाला भी कवर कर लेना है, हमको ये वाला भी कवर कर लेना है, मतलब एक अपने मन में ना सैटिस्फैक्शन नहीं होती है। आप अगर सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके मन में आएगा कि हाँ, हमको अभी बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ कर के जाना है। तो ये चीज़ें इसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। 1 टू 1 आप एक एक लीव करते हैं, एक पिकअप करते हैं, एक लीव करते हैं, एक पिकअप करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का इम्प्रिंटन आपके ब्रेन पे हो नहीं पाता है और होता वही है कि आप सब कुछ का मिक्सअप हो जाता है और कन्फ्यूजन हो जाता है। पता लगा सेल बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री में आना शुरू हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री जो कॉन्सेप्ट है वो इम्यूनोलॉजी में आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके का जो इंटरलिंक होता है वो बन जाता है। तो इससे बचने के लिए सिंपल सा वही है कि आप अगर जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको ही एकदम रिलैक्स माइंड से और स्टेबल होकर के आप पढ़िए कि हाँ, अगर उसमें कोई अगर डाउट अगर हो या फिर अगर उससे कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिया जाए तो वो चीज़ आपका कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना बने। एग्ज़ाम्स सारी मैक्सिमम जो चीज़ें जो प्रॉब्लम आपकी गलत होती है ना सिर्फ़ वो कन्फ्यूजन से है। और उसके उस कन्फ्यूजन के पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आप एक टाइम पे ही एक दिन में ही बहुत सारे सब्जेक्ट का एक्सपोज़र करते हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर पढ़ते हैं। तो इतना सारा चीज़ आपके ब्रेन में एक साथ जब जाता है ना तो वो सारी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाता एकदम अच्छे तरीके से। वो सब ऐसे फ्लो करते रहते हैं, सभी आपस में इंटरमिक्स होते रहते हैं। ये वाली प्रॉब्लम बन जाती है और मेरे ख़्याल से अभी आप लोगों की जैसे-जैसे डेज़ आपके नियर बाय आएँगे एग्ज़ाम्स के, आपके मेंटल स्टेटस ऐसे ही होने वाली है। आप सब लोग थोड़े-से अनस्टेबल हो जाएँगे, सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ बनती रहेगी कि हाँ, अभी मेरा ये छूट रहा है, ये वाला ही पढ़ना है, अभी मेरा ये छूट रहा है, ये वाला ही पढ़ना है। तो इसी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशंस को कोप करने के लिए आप सब लोगों को यही सलाह है कि जितना टॉपिक आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखिए और ज़्यादा अच्छे से उस पे फ़ोकस कीजिए। बजाए इसके कि अब नए-नए टॉपिक को या नए-नए चीज़ों को जो जिसके बारे में आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब आप उन चीज़ों को मत पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि नई चीज़ को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और आपके ब्रेन को थोड़ा-सा समय चाहिए कॉन्सेप्ट हम कैसे समझें और वही चीज़ नहीं है। आपके जब भी आप इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा आपका ब्रेन बहुत तेज़ फ़ास्ट मूव करना चाहता है कि अच्छा, ये वाला हो गया फटाक से हम आगे निकल जाए, ये वाला हो गया फटाक से आगे निकल जाए। ये वाली सिचुएशन बनी रहती है। तो इस टाइम पे कुछ भी नया जो कि पहले से एकदम भी आप उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे टॉपिक को आप लोग अब इस टाइम पे टच नहीं करेंगे। जो टॉपिक आपके पहले से पढ़े हुए हैं, जिनके बारे में कुछ आइडियाज़ हैं, उनको आप रिवाइज़ कीजिए, उनसे आप अच्छे से प्रॉब्लम को अपनी जो मिसकॉन्सेप्ट है उसको दूर कीजिए और उन पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। बजाए उसपे कि आप कोई नया टॉपिक जाकर के इंट्रोड्यूस करें कि नहीं, अच्छा मेरा ये वाला पोर्शन छूटा है तो मैं ये भी कर लेता हूँ। आप एक चीज़ समझिए कि जो आपका 100% जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, कोई भी कैंडिडेट जो कि उस पूरे 100% सिलेबस का 70% बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ के चला जाए और उस अगर वो तैयारी करके चला जाए, उसका सिलेक्शन होना श्योर है। 100% में से आपको पूरे का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सीएसआईआर जैसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम के लिए भी ये कॉन्सेप्ट फ़ॉलो होता है कि आपका जितना वो 13 यूनिट आपको दिया जाता है, उस 13 यूनिट में से अगर किसी कैंडिडेट का 6 यूनिट भी अगर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, 6 से 7 यूनिट पूरे 13 में से, तो वो जेआरएफ बहुत अच्छे से रैंक में निकाल सकता है। आपको 100% सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना आपने 60 प्लस 70% परसेंट आपने जो कवर किया है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से मतलब मेरा ये होता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो वो छूटने ना पाए, यही मेरा मीन होता है अच्छे से पढ़ने का। तो अगर आप उस लेवल का पढ़ाई अगर कर चुके हैं तो 70% सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ओके, सो टाइम हम लोग लॉस नहीं करेंगे, टाइम का बहुत एक क्राइसिस है, आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी के टॉपिक को जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिस इज़ कह सकते हैं कि आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और बहुत लोगों का मैसेज भी आता है कि सर सेल बायोलॉजी का पोर्शन आप कब पढ़ाएँगे और आप लोगों का भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। सो आज इस इंतज़ार को हम लोग ख़त्म ही कर देंगे और फाइनली पढ़ लेंगे कि सेल बायोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ-कहाँ से आपको प्रॉब्लम्स बना करके दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि सब लोगों जितने भी कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, फार्मास्यूटिकल से हो, बायोटेक से हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, सब लोगों ने बेसिक जो चीज़ है वो सेल के बारे में पढ़ रखी है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा अच्छा रहेगा यहाँ पे सब लोगों को समझने के लिए भी और थोड़ा मूव हम लोग फास्टली कर पाएँगे। ओके, सो विदाउट टाइम को लॉस किए हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप लोगों की स्क्रीन पे होपफुली ये दिख रहा होगा कि केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी सेल बायोलॉजी ये स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार आप लोग ज़रा इंडिकेट कर दिए कि हाँ, दिख रहा है सब लोगों को?
ओके। सो आपके सिलेबस में मीन्स केबीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी में आपके सेल बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें दे रखा है, ये होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा कि पूरा आपका जितने भी आपके सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उनका स्ट्रक्चर जो है वो, ये सारी चीज़ें आपको क्या है दिया हुआ सिलेबस में पढ़ने के लिए, राइट। तो सेल का जो बेसिक आइडियाज़ है ये सब सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको डिटेल्स में उस तरफ नहीं जाना है कि उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। सेल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बेसिकली पूरे लिविंग सिस्टम्स को 3 डोमेन्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक आपका यू बैक्टीरिया के डोमेन्स में, एक आपका आर्किया बैक्टीरिया के डोमेन्स में, और आपका एक दैट इज़ द यूकेरियोट के डोमेन्स में। तो ये 3 आपके क्या हैं डोमेन्स हैं लिविंग सिस्टम्स के, जिनमें कि आप सेल के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। सो बहुत स्टार्टिंग से ही आप लोग 12th लेवल से यूजी लेवल और पीजी लेवल पढ़ते चले आ रहे हैं, यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस के बारे में, उनके कंपैरिजन स्टडी आप करते रहते हैं। सवाल मेरा यहाँ पे आप सभी लोगों से ये है कि किसी भी सेल्स में, चाहे वो किसी भी डोमेन्स का हो, इधर वो आर्के बैक्टीरिया हो या फिर आपका बैक्टीरिया हो या फिर आपका यूकेरियोट हो, मीन्स प्रोकैरियोट हो या यूकेरियोट हो, किसी भी सेल्स में कॉमन चीज़ें क्या है, मीन्स व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल डिफरेंट डोमेन्स ऑफ अ सेल्स, डोमेन्स ऑफ लाइफ? What are the common properties of all kind of a cells? Biomolecules. Okay, very good. और कोई? ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जेनेटिक मटेरियल है, वेरी गुड। और कोई? ये सब में कॉमन है? क्या क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, कविता जी? देन हाउ यू कैन से दैट दिस इज द कॉमन फीचर्स ऑफ? ओके, ओके, ओके। So, in case of bacteria, is there a differentiation process happens? Is there a need of a differentiation in the prokaryotic cells? Then how you can say differentiation is the common property of all kind of different cells? Kavita Sinha. Okay, नो इशू। ओके, और कोई बताना चाहेगा? बेसिकली हम लोग डिफरेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। सो मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कॉमन फीचर्स क्या हैं किसी भी टाइप के सेल्स जो होते हैं, चाहे वो आपका प्रो मैंने डिफरेंस नहीं पूछा, आई थिंक तनुश्री बोल रही हैं, राइट? या सो मैंने मुझे मुझे पता है कि अगर इफ आई आस्क अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, सो देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट, राइट? आप लोग बहुत अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल डिफरेंस पे नहीं है, मेरा सवाल कॉमन पे है कि क्या मेरे ख्याल से सिद्धार्थ ने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल, राइट? ओके, वेरी गुड। और कोई? अच्छा, सनी जी बोल रहे हैं क्या? हम्म। साइटोसोल या एक्चुअली एक्चुअली साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म में डिफरेंस का मैंने वहाँ पे चर्चा किया था, लेकिन एक्चुअली वो जो साइटोसोल आप या साइटोप्लाज्म का जो डिफरेंशिएशन मतलब वो बताते हैं, उसका मीन होता है कि लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं। तो यहाँ पे वो रेफरेंस वही आ जाएगा कि सभी सेल्स के बाउंड्री के अंदर में एक लिक्विड फ्लूइड का होना ज़रूरी होता है, और उसी फ्लूइड में सारा का सारा कंपोनेंट उनके उस सेल्स की एक्टिविटी के लिए क्या होता है, परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। सो डेफिनेटली इन द केस ऑफ बैक्टीरिया आप जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज द साइटोसॉल यूज़ करते हैं, और इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आप उसे साइटोप्लाज्म यूज़ करते हैं। वो टर्म आपका क्लियर है, उस पे कोई डाउट नहीं है। बट जो साइटोसोल होता है वो भी आपका एक डायनामिक लिक्विड फ्लूइड मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसमें के सारे वो एसेंशियल एंजाइम सारे प्रोटीन से वो सब पाए जाते हैं जो कि उस सेल्स की एक्टिविटी के लिए मतलब ज़रूरी होते हैं। इन द सेम वे साइटोप्लाज्म भी आपका वो एक लिक्विड डायनामिक मटेरियल प्रोवाइड कर फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि सभी के सभी आपके एसेंशियल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं एक सेल्स को अच्छे तरीके से डायनामिक स्थिति में बने रहने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए।
ओके, सो अभी जितने लोगों ने भी आंसर किया है दैट इज़ द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या जेनेटिक मटेरियल या फिर साइटोसॉल या साइटोप्लाज़्म व्हाटएवर। सो इन सभी लोगों का आंसर अच्छा है, मीन्स ठीक है। जितने भी डिफरेंट काइंड के सेल्स पाए जाते हैं, उनमें सबसे जो कॉमन चीज़ है, मीन्स विदाउट इस चीज़ के अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन-सी प्रॉपर्टी है जो कि सब में कंपल्सरी है कि प्रेज़ेंट होगा ही होगा, सो आप उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन देंगे दैट इज़ द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। नेचर में कोई ऐसी सेल्स नहीं है जो कि विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या करे वो एग्जिस्ट कर पाए। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको कंडीशंस मिल जाएँगे कि जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंसेस होता है, प्रोकैरियोटिक में वहाँ पे सर्कुलर पाया जाते हैं, वहाँ पे लीनियर पाया जाता है। साइटोप्लाज़्म को भी आप बोल पाएँगे कि हाँ, वहाँ पे कंपोनेंट्स अलग होते हैं, यहाँ पे अलग होता है, आर्किबैक्टीरिया में अलग कंपोनेंट्स होगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन प्लाज़्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी फीचर्स है या एक ऐसा कंपोनेंट है किसी भी सेल्स का, जो कि जितने भी डिफरेंट टाइप के डोमेन्स या सेल्स पाए जाते हैं, उन सभी सेल्स के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। नेचर में कोई ऐसी सेल्स नहीं पाई जा सकती है, एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती है। आप उसे लिविंग का नाम आप नहीं दे पाएँगे सेल्स को अगर उसमें मेम्ब्रेन का प्रेज़ेंस नहीं है तो। अगर जैसे ही मेम्ब्रेन कहीं से लीक होगा या रप्चर हो जाएगा तो तुरंत को तुरंत पूरी सेल की जो इंटीग्रिटी होगी वो ख़राब हो जाती है और सेल अपने आप को लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट नहीं करा पाएगा, उसकी डेथ हो जाती है। So plasma membrane is the common things or common that is the part of all kind of cells. Without plasma membrane, no can cell survive in the nature. कोई ऐसी cells नहीं है जो कि आपके विदाउट मेम्ब्रेन के सर्वाइव कर सकती है। ओके, सो मूव करेंगे हम लोग अब टॉपिक पे स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स के बारे में दिखाया जा रहा है जो कि नेचुरली ये 3 डोमेन्स हैं आपके। यहाँ पे आपको यूकेरियोटिक के 2 सेल्स दिखाए जा रहे हैं, एनिमल सेल्स के बारे में, प्लांट सेल्स के बारे में, और आपका एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक के सेल्स के बारे में आता है। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर जो दे रखे हैं वो सब जो कॉमन है उनके लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पे आपका कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स नहीं यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्गी बॉडी होंगी, राइबो ये सब होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। एक बैक्टीरियल सेल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनका आपका एक जीनोम होगा जिसे आप डीएनए या न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, और इनके बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। ये दोनों कंपोनेंट इनका इनका पाया जाता है इनके सेल्स के इन साइड में। बाकी का सारा जो स्पेस होगा पूरा का पूरा क्या होता है आपका वैकेंट होता है, मीन्स वहाँ पे ऐसे और कोई भी इंटरनल कंपार्टमेंट नहीं पाए जाते हैं जस्ट लाइक यूकैरियोटिक सेल्स के। दैट इज वाई आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को इनकम्प्लीट सेल्स भी के नाम से भी जानते हैं या प्रिमिटिव सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जब आपके नेचर में फर्स्ट टाइम पे लाइफ का ओरिजिन हुआ, दैट मीन्स लगभग नियरली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की क्या हुई, ओरिजिन हुई। तो पहली जो सेल्स बनी इस नेचर पे लिविंग के फॉर्म में वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स था, और उस टाइम के जो कंडीशंस थे, उस टाइम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस सेल्स में कोई भी आपके ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दैट इज़ वाई आप इसे इनकम्प्लीट या प्रिमिटिव सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि आप यूकैरियोटिक की बात यहाँ पे करते हैं, प्रोकैरियोटिक को आप फॉल्स सेल्स के नाम से भी या स्यूडो सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जबकि यूकैरियोटिक को आप ट्रू सेल्स, कंप्लीट सेल्स या एडवांस सेल्स इन सब के नाम से भी जानते हैं। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं फुल्ली डेवलप्ड होती हैं, इसमें सबका सब पूरे के पूरे जो फंक्शंस होते हैं वो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। सबका एक स्पेसिफिक अपना क्या होता है, रोल होता है, और अपने अपने रोल को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड जो सेल्स होती हैं आप उनको यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, और इनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। तो जिसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले यहाँ पे आप बैक्टीरियल सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस को देख लीजिए। जैसा कि आपने जाना कि बैक्टीरियल सेल्स जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पार्ट पे जो आपको दिखाई देगा वो उनका न्यूक्लियोइड होगा, मीन्स आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, और उनका क्या होगा, दैट इज द राइबोसोम्स होगा, जो कि उनके प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है, राइट। और हाँ जी। हम्म। एक्चुअली देखिए, हाँ, एक्चुअली आरएनए वर्ड जो हाइपोथेसिस अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो ये यही बताता है। आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो आपका आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, लेकिन चूंकि आरएनए आपका अनस्टेबल होता है या फिर ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द डीएनए के। दैट इज़ वाई जैसे जैसे आपके एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़ते चले गए, एक्चुअली स्टार्टिंग में जो कंडीशन था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मटेरियल था, मतलब आपका एटमॉस्फेयर था, बहुत ऑक्सीजन की मतलब अधिकता बहुत ज़्यादा थी।
लेकिन जैसे-जैसे डे बाय डे पॉपुलेशंस बढ़ते गए और ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती गई, ऑक्सीजन का जो कंडीशंस हुआ वो धीरे-धीरे कम होता चला गया। सो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट वहाँ पे बन पाए। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ये आरएनए जो होता है, जो कि एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ व्हाई ये स्टेबल नहीं बन पाता है। तो आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस हमको यही बताती है कि स्टार्टिंग में कुछ और जो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ, वहाँ पे आरएनए भी एज़ अ जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था। लेकिन चूँकि कंडीशंस आपका डायनामिक था एनवायरनमेंट का, दैट इज़ व्हाई आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए आपका ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है। उसको आप केमिकली प्रूव भी कर चुके हैं। सो जो सूटेबल कैंडिडेट है एज़ अ जेनेटिक मटेरियल के लिए, वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो अगर आपका सवाल ये है कि क्या कभी भी आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था या हुआ है, सो इसके लिए आप आंसर येस कर सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कह सकते हैं, लिविंग सिस्टम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपके आरएनए कंटेन करने वाले जो एंटिटीज़ हैं, वो क्या है, सिर्फ वायरस है, और वायरस कोई आपका लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। बाकी आपके चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सबके अंदर में, सबके सेल्स के इनसाइड में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा। सो वायरस चूंकि आपका लिविंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, और वो सिर्फ एक इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शियस एंटिटीज मानी जाती है, जो कि आपके दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, दैट इज अ प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। तो उनके लिए एक टर्म अलग यूज होता है कि हाँ, उनके पास आपका आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए भी होता है। लिविंग सिस्टम की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके जितने भी टाइप के आपके सेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो एनिमल या प्लांट सेल्स हो, सब में आपका मटेरियल डीएनए ही होगा। तो ऑप्शन के हाँ, स्टार्टिंग के लिए तो यही देखिए, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जाएँगे तो आरएनए ही होगा। जब से सबसे स्टार्टिंग में जो लाइफ़ आपकी बनी, वो वहाँ पे आरएनए था। लेकिन जैसे-जैसे आपके चेंजेज़ होते गए एनवायरमेंटल कंडीशंस में, वो उनका आरएनए का जो मटेरियल था, वो अनस्टेबल होने की वजह से डीएनए में क्या हो गया, चेंज हो गया। यही बताता है। नहीं, नहीं, सेंट्रल डोग्मा अलग चीज़ बताती है। इनका ये स्टेट का सवाल इनका ये है कि जो सबसे अर्लियर जो लाइफ फॉर्म हुई, क्या वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए था? सो आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस यही बताता है कि अर्लियरली जो आपके एनवायरनमेंट में लिविंग सिस्टम का एक्जिस्टेंस पाया गया, मीन्स बने, तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए था। दैट इज़ व्हाई उसको ज़रूरत पड़ी इवोल्यूशन करने की, और फिर जाकर के आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ? डीएनए में हुआ। सेंट्रल डोग्मा जो चीज़ है, वो आपको बताता है कि किस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस फ्लो होते हैं वन डायरेक्शनली। जिसको डिसप्रूव किया था, दैट इज उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को प्रूव करा, दिखा करके कि सेंट्रल डोग्मा हमेशा यूनि डायरेक्शन नहीं होगा, ये बाई डायरेक्शन भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकता है। सो सेंट्रल डोग्मा ये बताता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में, वो किस डायरेक्शन में और किस किस प्रोसेस के थ्रू होकर के फ्लो होते हैं, मीन्स कैसे एक मॉलिक्यूल्स की जो इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड का, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट हो जा रही है प्रोटीन में, दैट मीन्स अनदर मॉलिक्यूल्स में, इस चीज को बताने के लिए सेंट्रल डोग्मा दिया जाता है। सेंट्रल डोग्मा कहीं से भी ये नहीं बताता है कि प्रिमिटिव या अर्लियर जो लाइफ है, उसके लिए जेनेटिक मटेरियल क्या है। ओके, ओके, सो यहाँ पे डिफरेंसेस होपफुली आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि प्लांट्स। सो मैंने बताया तो, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इनको मैंने बताया कि आरएनए ही होगा। अर्लियर जो लाइफ मीन्स प्रिमिटिव जो लाइफ बनी हुई थी, वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपका आरएनए ही होगा। उसके बाद चल कर के इवोल्यूशन तभी तो ये आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस क्यों पढ़ाई जाती है। ये आपको जो रूल है या आप जो हाइपोथेसिस है, वो यही बताती है कि स्टार्टिंग के कंडीशंस में पूरा का पूरा जो नेचर था, वो ऑक्सीडाइजिंग टाइप का था। तो चूंकि वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था आपका, दैट इज आरएनए था। लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस आपके चेंज होते गए, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट हुआ, तो उस कंडीशंस में आरएनए बहुत रिएक्टिव एजेंट के रूप में देखा जाने लगा, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाई। दैट इज वाई जो जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट आया डीएनए को लेकर के, वो स्विच किया गया कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द आरएनए के। दैट्स वाई इसके बाद के जो लाइफ बने, दैट इज चाहे वो यूकैरियोटिक हो, मतलब प्लांट सेल्स हो, या एनिमल सेल्स हो, या बैक्टीरियल सेल्स हो, उनमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल हुआ वो डीएनए हुआ। तो स्टार्टिंग की जो लाइफ बनी, वहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और उसके लिए ही आपका वो प्रूफ देता है आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। ये वही वो यही चीज़ बताता है। ओके,
वायरस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे आप उसे लिविंग बोलते हैं और कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसके बेसिस पे आप नॉन लिविंग बोलते हैं। तो वायरस की जो लिविंग प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? उसके पास रेप्लिकेशंस करने की एबिलिटी होती है लेकिन उसको एक मीडियम चाहिए होता है। ऑटोनोमसली सेल्फ से रेप्लिकेट वो नहीं कर सकता है, राइट? और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी में दिखाते हैं कि उसके उसके पास कोई मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई उसके पास ऐसे ऑर्गेन्स नहीं है, ये सब उसके नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी बताता है। उसको आप जैसे किसी भी मेम्ब्रेन या किसी भी सेल्स को आप क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप वायरस को एज़ अ क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल भी बना कर के रख सकते हैं। तो ये उसके नॉन लिविंग फीचर्स हो जाते हैं। तो वायरस की जो पोज़ीशंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो एक बेसिकली लिंक इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जब लिविंग सिस्टम में आएगा तो लिविंग जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, मीन्स उसमें रेप्लिकेशंस होना शुरू हो जाता है। लिविंग की प्रॉपर्टी यही कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड है और जो कि कॉपी कर सकता है, मीन्स रेप्लिकेट कर सकता है। दैट इज़ व्हाई आप उसको लिविंग के फीचर्स से जोड़ देते हैं और इसी के बेसिस पे आप बोलते हैं कि हाँ, ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन उस लिविंग की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए उसे लिविंग सिस्टम का इनकॉर्पोरेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। अदरवाइज सिर्फ अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। पहला कि उसके पास न्यूक्लिक एसिड एज़ अ जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा कि वो जेनेटिक मटेरियल किसी मीडियम में जाने के बाद मीन्स किसी सिस्टम में जाने के बाद वो रेप्लिकेट कर सकता है। बाकी उस वायरस के पार्टिकल के पास कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो कि सेल से क्या कर सकता हो, रिज़ेम्बल करता हो। ना उसके पास मेम्ब्रेन है, ना उसके पास साइटोप्लाज़्म है, ना उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता है। तो एग्ज़ैक्ट जो पोज़ीशन है वो वही बताई जाती है आपको। हाँ, आपके एग्ज़ाम में सवाल ये पूछा जाता है कि वायरस एक लिविंग सिस्टम के तरीके से काम कर सकता है। लिविंग होने के लिए कौन-सी प्रॉपर्टी उसकी रिस्पॉन्सिबल है? नॉन लिविंग होने के लिए कौन-सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है या किसके बेसिस पे आप बताएँगे कि वो एक लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट है या किसके बेसिस पे आप ये बताएँगे कि वो एक लिविंग कंपोनेंट का भी पार्ट है, क एक लिविंग कंपोनेंट है। किसके बेसिस पे बताएँगे? तो ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे देखनी होती है। तो जब आप वायरस अगर पढ़ते हैं तो वायरस में आपको पढ़ाई जाती है कि लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। तो उसमें आप लिविंग वाले में देखते हैं कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है और ये रेप्लिकेट कर सकता है, मीन्स अपनी कॉपी को डबल कर सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी उसके लिविंग में आती हैं। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या-क्या आती हैं कि आप इसको जस्ट लाइक अ केमिकल क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स क्रिस्टल बना सकते हैं। इसके पास कोई मेम्ब्रेन वाली जो इंटीग्रिटी होती है, मीन्स मेम्ब्रेन जो पाया जाता है वो एब्सेंट होता है। इसके पास ये लिविंग नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। बाकी मेम्ब्रेन ही नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें आप अपने से बना सकते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी आपसे वायरस की पूछी जा सकती है और वायरस का जो कंडीशंस होगा वो आप बेसिकली वही बताएँगे, दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, जिस तरीके से कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का आज तक कोई पोजीशन डिसाइड नहीं किया गया कि वो आपका फर्स्ट ग्रुप में रहेगा या 17 ग्रुप में जाएगा। उसी तरीके से वायरस को भी आप ना तो प्योरली नॉन लिविंग बोल सकते हैं, ना ही आप उसको लिविंग बोल सकते हैं। कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। लिविंग सिस्टम में रहेगा तो लिविंग जैसा बिहेव करेगा, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम रहेगा तो नॉन लिविंग हो जाएगा। सनी जी, आपका डाउट अभी भी बना है या क्लियर हो गया? अच्छा, तो अभी आप दोबारा जब आपसे बात होगी तब फिर आप उनको जवाब अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक है? ओके, ओके। सो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। सो डिफरेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों ने पढ़े हैं और आप लोगों को पता भी होगा। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में भी कुछ कॉमन डिफरेंसेस होते हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा। जैसे लाइक एज़ प्लांट सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होंगे। और अगर आप यहाँ पे सेल वॉल की बात करें तो एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में आपके सेल वॉल होते हैं। यहाँ प्रोकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल होता है और प्लांट सेल में भी सेल वॉल होते हैं, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशंस क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनको हम लोग डिटेल्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कभी-कभी आपसे ऐसे ऑर्गेनेल्स का नाम दे करके पूछा जाएगा कि इसमें से कौन-सा पार्ट आपका प्रोकैरियोटिक का नहीं है या कौन-सा पार्ट आपका प्लांट सेल्स का नहीं है या कौन-सा पार्ट आपका एनिमल सेल्स का नहीं है, ये आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन-कौन से कॉमन वाले पार्ट हैं और कौन-कौन से आपके यूनिक वाले पार्ट हैं। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बता दिए कि आपका डीएनए होगा, राइबोसोम होगा और राइबोसोम जो होगा वो 70S टाइप का होगा, ये भी आप ध्यान रखिए।
जबकि अगर प्लांट और एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट होगा, आपका सेल वॉल होगा जो कि इसको डिफरेंट बनाने का काम करता है। यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं, बहुत ही लार्ज पाए जाते हैं, जबकि आपके एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में एब्सेंट होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत वेसाइकल्स के फॉर्म में, जस्ट लाइक लाइसोसोम उस तरीके से आपको दिखाई देता है, राइट? तो इस तरीके से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आपको समझना होगा कि क्या-क्या यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। बाकी आपका एनिमल सेल्स के लिए स्पेशल फीचर आपका हो जाता है सेंट्रियोल होता है, यहाँ पे आपको सेंट्रियोल एब्सेंट पाया जाता है, ये चीज़ें आपको देखनी होती है। तो कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो कि एक स्पेसिफिक सेल्स में ही सिर्फ पाई जा रही हैं, उनके प्रॉपर्टी को क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है, और आपके ज़्यादातर टाइम पे सवाल आपसे यहीं से पूछ दिया जाता है। तो अभी स्टार्टिंग जो हम लोग बात कर रहे थे दैट इज़ द पीएम की बात, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आप यहाँ पे तीनों जो सेल्स बने हुए हैं इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है, और यहाँ पे भी पाया जा रहा है। तो कोई भी टाइप का सेल्स होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो कॉमन एक कंपोनेंट हो जाता है किसी भी सेल्स के लिए, सभी सेल्स में क्या होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया 3 टाइप के सेल्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, एनिमल सेल्स का और प्लांट सेल्स का। और यहाँ से जो पॉसिबिलिटी आपकी बनती है एग्जाम्स में सवाल पूछने की, ये ऐसे ऑर्गेनेल से ही आपको दे करके और स्पेसिफाई किया जाएगा कि हाँ, ये वाला ऑर्गेनेल्स आपका प्रोकैरियोटिक में मीन्स प्लांट सेल्स में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। तो स्पेशल जो टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं उनको आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए कि हाँ, कौन-कौन से ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, और कौन-कौन से पार्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स का स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि अगर आप व्हाई यू वांट टू स्टडी सेल्स इन डिटेल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे? क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सेल्स को पढ़ना? अच्छा कोई नहीं। जी, ओके और कोई? हुँ, 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 ओके। नहीं, नहीं डेफिनिशंस के बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, डेफिनिशंस आप लोगों ने बहुत ही यूजी, पीजी, 12th में पढ़ रखा है। मेरा सवाल मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि सेल्स पे इतना एम्फसाइज़ क्यों? सेल्स का स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप ये आंसर देकर के आएँगे सनी, आप पेपर में अगर आएगा तो? मैं समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट में बात कर रहा हूँ कि व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट द सेल्स। सो आप लोग सो आप लोगों से मैं साइंटिफिक इनपुट की बात कर रहा हूँ, ऐसे लेमैन की तरह बात आप मत कीजिए कि मकान बनाना है तो ईंट की ज़रूरत होगी आपकी। ठीक है? वो अंडरस्टैंडिंग सबके पास है। हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हुँ, 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 ओके। या ओके। सो बेसिकली जितने लोगों ने आंसर दिया सब लोगों का मिला करके एक जो आउटकम निकल करके आया वो यही है कि सिल्क से ही सारे किसी भी लिविंग सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उनके फंक्शंस हैं वो सब कुछ एक सेल बेसिस पे होता है और सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं उस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑडियंस के बारे में या किसी भी इंडिविजुअल्स के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो उसका सेल्स के बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उसी सेल्स के पास ही जेनेटिक मटेरियल होता है
और कोई भी फंक्शंस आपके सेल्स में आपकी बॉडी में परफॉर्म हो रही है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उस जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके सेल्स में किस तरीके का अरेंजमेंट है, कैसे आपका जेनेटिक मटेरियल सारा काम करता है, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी होता है। दैट इज़ व्हाई हम लोग सेल के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक सवाल मेरा आप लोगों से, सब लोगों से है, जैसे अगर हम लोग फिजिक्स। क्या चीज़? आपकी आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही थी सनी भाई। सेल ऑर्गेनेली क्या? सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेशंस ये होता है, ऑर्गेनेल्स का जो डेफिनेशन डिफाइन किया जाता है कि सेल्स के इनसाइड में कोई भी ऐसा कंपार्टमेंट जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो, आप उसको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। और हर एक मेम्ब्रेन बाउंड जो पार्ट होगा, उसके कुछ एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। दैट इज वाई आप राइबोसोम्स को ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं। या मेम्ब्रेन बाउंड जो पार्ट होगा, वो उसे आप ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। जब आप डेफिनेशंस देते हैं कि प्रोकैरियोटिक के सेल्स में कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और आप वहाँ पे राइबोसोम जब दिखाते हैं, तो यहाँ पे सवाल बन जाता है ना कि आप राइबोसोम्स को अगर ऑर्गेनेल्स मानते हैं, तो फिर तो ये डेफिनेशंस गलत हो गया ना कि ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। राइबोसोम्स बेसिकली आपका विदाउट मेम्ब्रेन का पाए जाने वाली पार्ट है। आपके सेल्स में जो पार्ट पाए जाते हैं, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। तो राइबोसोम्स आपका उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दैट इज भाई आप उसको ट्रू ऑर्गेनल्स के कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते हैं। राइबोसोम इज नॉट अ ट्रू ऑर्गेनल। ओके। सो अभी आगे मूव करने से पहले एक एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है, फिजिक्स के टर्म में हम लोगों ने पढ़ा है सिस्टम को लेकर के कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या एडियाबैटिक सिस्टम। सो अगर सवाल मैं ये पूछूं कि आपका जो सेल्स है वो किस टाइप के सिस्टम का काम करता है, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ अ ओपन सिस्टम, इट इज काइंड ऑफ अ क्लोज सिस्टम, या इट इज काइंड ऑफ एडियाबैटिक सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ अ सेल्स आर? अच्छा ओके, इसका डेफिनेशन सबको क्लियर है? एडियाबैटिक आई मीन। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, आप एडियाबैटिक का मीन क्या बताते हैं, मतलब मीन क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करते हैं? अच्छा छोड़िए, तो मैं आपके स्टेटमेंट को थोड़ा इजी करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका एक सेल है, और ये मान लीजिए सिस्टम है, राइट, और इसकी ये सराउंडिंग मीडियम है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आप कब बोलेंगे? क्या आपका सराउंडिंग का हीट यहाँ पे जा करके मिल सकता है, या आपके सिस्टम का हीट जा करके यहाँ पे मिल सकता है, मीन्स ट्रांसफर हो सकता है, क्या इसको बोलेंगे? या ये जो सिस्टम का हीट है, ना तो आपका सराउंडिंग के हीट में एक्सचेंज हो, और ना ही आपका सराउंडिंग का हीट सिस्टम में आए, उस कंडीशन को आप एडियाबैटिक बोलेंगे, किसको बोलेंगे? तो फिर आप ओपन किसे बोलते हैं? नहीं, 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 नहीं। ओहो! ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप हीट को ट्रांसफर कर लेते हैं, एज़ वेल एज़ मास का भी ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली। और आपके जो क्लोज़ सिस्टम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपका जब ना तो हीट ट्रांसफर हो पाता है, ना तो मास ट्रांसफर। जैसे थर्मस जो फ्लास्क है, वो क्या है? वो क्लोज़ सिस्टम है। आपने जो टेम्परेचर पर पानी डाला है, वो 6 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो अगर आप एडियाबैटिक की बात करें, तो एडियाबैटिक क्या डिफ़ाइन करते हैं? मतलब हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बट मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता। राइट। तो आपकी जो सेल्स है, अब आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। मेरा सवाल ये था कि जो सेल्स होता है वो कैसा काम करता है, क्या वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, या एडियाबैटिक है? वेरी गुड। और कोई?
ओके, सो सेल बेसिकली आपका ओपन सिस्टम जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे आप सेल्स मतलब जो सेल्स होती हैं अपने साइड वाले सराउंडिंग से आपका हीट का भी ट्रांसफर करती हैं, एज वेल एज अपने मास का भी क्या करती हैं, लॉस एंड गेन करती हैं। सो जब कभी किसी सिस्टम से अगर उसके सराउंडिंग में हीट एज वेल एज मास का या वेट का आदान प्रदान होना शुरू हो जाए, तो वो ओपन सिस्टम कहलाता है। तो आपका सेल्स जो है वो एक ओपन सिस्टम का पार्ट है, मीन्स आपके थर्मोडायनामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओपन सिस्टम जैसा काम करता है। ओके, उसके पीछे का रीज़न आपको यहाँ पे पता चले। या मैं आपको एविडेंस दे दूँगा बगैर रिटर्न। हुँ। अ, नहीं, सोविक मैं आपसे सोविक अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल सा आपसे सवाल पूछते हैं, आपकी बॉडी क्या है? ओपन सिस्टम है, क्लोज़ सिस्टम है या एडियाबैटिक है? आपकी बॉडी, मैं सेल्स की बात नहीं, आपकी बॉडी क्या है? ओपन सिस्टम क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आपकी बॉडी से मास लॉस नहीं होता? क्या आपकी बॉडी से हीट ट्रांसफर नहीं होता सराउंडिंग से? क्या लिविंग सिस्टम ऑलवेज़ ओपन सिस्टम जैसा बिहेव करते हैं सोविक? All kind of a living cells always behave like a open system because they have ability to exchange with their surroundings either mass और heat, दोनों ये कर सकते हैं। आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी बाहर से क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, और अगर आपका बाहर का मीडियम ठंडा होगा तो आपकी बॉडी हीट इमिट भी ट्रांसफर भी करती है, और आप बाहर से वेट को भी क्या करते हैं, गेन करते हैं, मीन्स मास भी लेते हैं। ओके, तो जो भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो एज अ क्या काम करते हैं, ओपन सिस्टम के काम तरीके से। चूंकि लिविंग सिस्टम मिलके किससे बना है, सेल्स से मिलके बना है, तो सेल्स भी आपका क्या है, ओपन सिस्टम है। क्लास को खत्म हो जाने के बाद मैं आपको वो प्रूफ दे दूंगा जिस बुक से मैं पढ़ के आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, आगे मूव करें। ओके, सो इस स्लाइड में आपको यहाँ पे बताया गया कि जो आपके डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उनके क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, कौन कौन से पार्ट उसमें पाए जाते हैं। साथ साथ में आपने ये भी देखा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि स्पेसिफिक सेल्स की जो यूनिट या मतलब यूनिकनेस होती है उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्लांट सेल्स में बेसिकली आपका क्या है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है जो कि इसको बनाता है डिफर किससे, दैट इज एनिमल सेल्स में। और एनिमल सेल्स में आपने देखा कि वहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि उसको डिफरेंट बनाता है। साथ साथ में आप लाइसोसोम्स भी देखते हैं कि एनिमल सेल्स में आपका लाइसोसोम पाया जाता है, वो भी आपको उसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने देखा कि वो दोनों ही प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक आपका क्या है, दैट इज द राइबोसोम्स पाया जाता है। बाकी चीजें क्या है, वो अलग होती है, मीन्स नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स को आप ट्रू सेल्स, एडवांस सेल्स या कंप्लीट सेल्स के नाम से जानते हैं, जबकि आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को इनकम्प्लीट सेल्स या प्रिमिटिव सेल्स या दैट इज द अनडेवलप्ड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे सेल्स का मीन्स ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है सेल के टाइप के बेसिस पे, तो दैट इज द वन इज द यूकैरियोटिक सेल्स, अनदर इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड थर्ड वन इज द वायरस। वायरस को यहाँ पे चूंकि हम लोग ऑर्गेनिजम्स के नाम से नहीं जानते हैं, तो दैट इज वाई उसको यहाँ पे इस तरीके से साइड में रख दिया गया है कि ये जब आपका पार्ट में आएगा, मीन्स लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट में आएगा, तब जाकर के बिहेव करेगा। तो इस वाले को भी हम लोग साइड में कर लेंगे, चूँकि ये लिविंग सिस्टम में स्टडी किया जाता है, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। आपका एक यू बैक्टीरिया हो सकता है, जिसे आप ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका आर्के बैक्टीरिया हो सकता है, जिसकी प्रॉपर्टी इस यू बैक्टीरिया से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एग्ज़ाम्पल्स भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं कि मेथनोजन हो सकते हैं, हैलोजेंस हो सकते हैं, थर्मोस्टेफाइल्स भी हो सकते हैं, मीन्स जिनके पास ये कंडीशंस हो कि वो हीट और मतलब हाई टेम्परेचर्स पे और एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया में आपका ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और नॉन ग्राम बैक्टीरिया भी हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सारे आपके यू बैक्टीरिया के एग्जांपल्स में आते हैं। यूकैरियोटिक्स में आपने कई सारा चीज़ देखा है, जैसे प्रोटोजोआ से लेकर के पूरा आपका कॉर्डेटा तक सारे सब कुछ यहाँ पे यूकैरियोटिक एनिमल्स में हैं और प्लांट भी है। तो प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब आपके यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, खास करके आपका साइनोबैक्टीरिया से। सो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी में आता है। क्या आपका, जैसे आप साइनोबैक्टीरिया को बीजीए के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एलगी।
तो क्या ये आपका एक यूकेरियोटिक सेल्स है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है? यहाँ से सवाल आपका बनता है। तो कभी-कभी आपको ये साइनोबैक्टीरिया ना दे करके ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पूछता है, कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक बैक्टीरिया है या एक यूकेरियोटिक है? चूँकि लास्ट में सफिक्स एल्गी लगा हुआ है, तो एल्गी को हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ द यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया आपका कोई यूकेरियोटिक सेल्स नहीं है, इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये एग्ज़ाम्पल किसका है, दैट इज़ द बैक्टीरिया का। सो सिमिलरिटीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या-क्या आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी जो भी बात कर रहे हैं अभी। नॉन ग्राम का मतलब होता है कि जिनको ग्राम स्टेनिंग से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सारे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव नहीं होते हैं ना। जैसे आपके एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम है, ये सब आपके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, इनको आप स्टेनिंग नहीं कर पाते हैं। सारे बैक्टीरिया आपके ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव नहीं होते हैं ना, उनके अलावा भी होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनका डिफरेंशिएशन आप ग्राम नेगेटिव और या ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया को आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ द नॉन ग्राम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है? सो सिमिलरिटीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या-क्या हो सकता है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम से दिखाया जा रहा है कि जितने भी आपके प्रोकैरियोट होंगे या यूकैरियोट होंगे, उनके पास आपका क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा और उनके पास अपना खुद का क्या होगा, साइटोप्लाज़्म होगा और उनके पास क्या होगा, डीएनए होगा और राइबोसोम्स होंगे। हालाँकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। आपके प्रोकैरियोटिक के केस में 70S टाइप का होगा, जबकि आपका यूकैरियोटिक के केस में 80S टाइप का होगा। लेकिन चूँकि नाम यहाँ पे दिया गया तो राइबोसोम्स दोनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साइटोप्लाज़्म दोनों में पाया जाता है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप इसको साइटोसोल बोलते हैं और अगर आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टी दी गई हैं जो कि दोनों सेल्स के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बाकी इधर वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब क्या है, डिफरेंट हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कोई भी इसमें पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपको डिफरेंट मतलब समझने में क्या हो, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपको साइज़ के बेसिस पे दे रखा है, यूनिसेलुलर होते हैं ये दे रखा है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ये दे रखा है, डीएनए जो होगा मिंट मटेरियल जो उनका इनका सर्कुलर होगा, जबकि यहाँ पे अगर आप आएँगे तो लीनियर होगा। यहाँ पे एक नंबर ऑफ मीन्स सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि यहाँ पे मल्टीपल या मोर देन आपके 1 हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो लैग कर जाता है, जबकि वहाँ पे ऐसा होता है। और बाकी सेल डिवीजन जो होगा यहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट होती है, बाइनरी फिजन होता है, मीन्स सेल से डायरेक्टली क्लीव हो जाता है, जबकि यहाँ पे आपका सेल डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस एंड मियोसिस हो सकता है। तो ये सब कुछ आपके कॉमन डिफरेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये वाला जो आपका सर्कल है वेन डायग्राम में जो कॉमन दिखाई दे रहा है, ये आपको सिमिलरिटीज बताता है। तो सिमिलरिटीज के बारे में पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और बाकी ये वाले जो है आपको क्या दिखाता है, दैट इज द डिफरेंसेस दिखाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो ईजी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल आपको दिया गया वो क्या-क्या मॉडल होता है, तो कभी-कभी आपके इस मॉडल से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और किसने किसको दिया है, इससे भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मेम्ब्रेन को सही तरीके से बताने के लिए वैसे फेमस तो 4 हैं, बट यहाँ पे 5 आपको मॉडल में बता रहा हूँ कि 5 मॉडल दिए गए थे और इनके अकॉर्डिंग क्या-क्या ये होता है और कौन किसने क्या बोला था, ये आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो मेम्ब्रेन को लेकर के किसी ने हाइपोथेसिस दी थी वो हैं वर्टन साहब, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो आपका मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन पे सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं गैसियस टाइप के, वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो आयंस होंगे उनका डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। इन्होंने ये बताया था कि मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की मिलकर के बनी होती है और ये बताने का ये चीज़ को नहीं बता पाया था कि वो लिपिड आपकी बाइलेयर है या सिंगल लेयर है, क्या है। सिर्फ़ उन्होंने ये बताया कि मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की मिलकर के बनी होती है और लिपिड के थ्रू होकर के सिर्फ़ गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। वहाँ पे कोई आयंस या कोई मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत स्टार्टिंग की बात थी और आप इसको ओवर्टन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने सिर्फ ये बताया था। कभी-कभी आपको गैसियस डिफ्यूजन मॉडल के नाम से पूछा जाता है या ओवर्टन मॉडल के नाम से पूछा जाता है। तो ओवर्टन जो मॉडल ने दिया था, इन्होंने ये बताया था कि मेम्ब्रेन के थ्रू गैसियस मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, जबकि आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि ये लिपिड का नेचर का मिलकर के बना होता है। बाइलेयर है, ट्राइलेयर है, प्रोटीन है या नहीं है, ये जिसको नहीं बताए थे। इसके बाद आपका दूसरा जो मॉडल आता है दैट इज़ आपका ग्रेंडल का और गोरियन का। इन्होंने बताया था कि लिपिड की बाइलेयर जो होती है, लिपिड बाइलेयर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और इनके लिए आपको पता मतलब ये बताते हैं कि जो मेम्ब्रेन आपकी होती है, जो सिंगल दिखाई देती है, वो एक्चुअली में सिंगल नहीं होती। उसमें 2 लिपिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिलकर के बने हुए होते हैं और दोनों का लेयर जो होता है, उसको मिला कर के जो चीज़ बनती है, उसको आप बाइलेयर के नाम से जानते हैं। तो बाइलेयर का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था, वो इनको जाता है क्रेज़ कि इन्होंने ही ये बताया था कि आपकी जो
लिपिड मेम्ब्रेन जो सिंगल दिखाई देती है, वो एक्चुअली में सिंगल नहीं है, वहाँ पे 2 लेयर आपकी दिखाई देती हैं, 2 लेयर हो बनी होती हैं लिपिड की। तो उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशंस ये दे के गए थे कि लिपिड के नेचर का होता है, उसमें थोड़ा-सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। ये जो लेयर होती है वो कैसी होती है, दैट इज़ अ बाइलेयर होती है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोieties ऑफ लिपिड होते हैं, जो कि इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो क्या होगा आपका ऊपर की तरफ होगा, हाइड्रोफोबिक जो होंगे वो अंदर की तरफ होते हैं। तो लिपिड बाइलेयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है। सो इसके लिए जो क्रेज जाता है दैट इज द गोरियन एंड ग्रिंडल साहब को। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डेप्सन एंड डेनियली का। और इन्होंने बताया था कि मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली ट्राइलेमरल टाइप की होती है, सैंडविच मॉडल जैसा होता है। जैसे जिस तरीके से सैंडविच में ऊपर और नीचे क्या होते हैं आपके ब्रेड लगे हुए होते हैं, बन होता है और उसके बीच में आपकी सब स्टफिंग की हुई होती है। तो उससे उसी से इन्होंने क्या किया था, कंपैरिजन किया था और बताया था कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो बेसिकली आपके ऊपर भी लिपिड और नीचे भी लिपिड होती है, बीच में क्या होते हैं प्रोटीन से धसे हुए होते हैं, जस्ट लाइक अ सैंडविच। तो इन्होंने इनके मॉडल को सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमरल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि ऊपर भी प्रोटीन और नीचे भी प्रोटीन या बीच में क्या है आपके लिपिड बाइलेयर, इस तरीके से मीन्स लिपिड के जो कंटेंट है वो पाए जाते हैं। तो जैसे आपका सैंडविच होता है, सेम उसी तरीके से इन्होंने एग्जांपल देकर के बताने की कोशिश की। तो इनके नाम से जो सवाल आपसे पूछा जाता है, ये दिया जाता है कि सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल किसने दिया था मेम्ब्रेन का। तो उसके लिए जो आपको क्रेज जाता है दैट इज डेविडसन एंड डेनियली साहब को। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टन साहब ने दिया था। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में और ट्राइलेमिनर मॉडल में सिर्फ डिफरेंस इतना हो जाता है कि इन्होंने ये नहीं बता, मतलब ऊपर वाली जो मॉडल है आपको इसका फिगर आप यहाँ पे देखेंगे शायद जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये आपको बता रहा है लिपिड लेयर का। ये आपका सैंडविच मॉडल है, जहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों क्या आपकी प्रोटीन है, बीच में क्या है आपके लिपिड पाए जाते हैं। और लिपिड में आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक होगा और एक आपका क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये आपका बताता है सैंडविच मॉडल। जबकि आपका जो प्रोटीन मतलब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, वो आपको ये बताता है कि जो प्रोटीन के मायोटीज होते हैं, मीन्स जो लिपिड के मायोटीज होते हैं, वो लिपिड आपका पूरा लेयर बना हुआ रहता है, मीन्स ऐसे ऊपर नीचे रहते हैं और जगह जगह पे प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं आपके धसे हुए पाए जा सकते हैं। तो उन्होंने उस बाई लेयर को एक सिंगल लेयर मीन्स एक यूनिट का नाम दे दिया था कि ये एक पूरी यूनिट होती है जिसका कुछ ऐसा डायमीटर होता है और उसमें जगह जगह पे प्रोटीन्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इनके मॉडल में और इनके में क्या डिफरेंस निकल करके आया, सैंडविच बताता है कि पूरा का पूरा नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या होगा आपका प्रोटीन होगा, बीच में आपके लिपिड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जबकि इन्होंने ये बताया कि लिपिड जो होती है पूरी आपकी ऊपर नीचे पाई जाती है, जगह जगह पे प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो इनके और इनके मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो सैंडविच मॉडल आपका डेविसन एंड डेनियली साहब ने दिया था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। इसके बाद जो सबसे फाइनल और लेटेस्ट मॉडल आपको पढ़ाया जाता है दैट इज सेंगर एंड निकोलसन का, जिसे आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपका, इसको बताता है लिपिड बाई लेयर को बताता है, मीन्स यहाँ पे 2 आपके लेयर हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंगल ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है कि एक ये सिंगल लेयर होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। और इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। आयंस का या फिर आपके मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज होना वो पॉसिबल नहीं होता। यही बताता है आपका ओवरटन का मॉडल। तो ये 4 आपको डिफरेंट यहाँ पे मॉडल पढ़ाए गए, मीन्स 5। और उन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है और किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे इसको फिर से आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल किसने दिया था और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ये ऊपर वाले जो दोनों हैं इनसे सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। इनसे जब पूछा जाएगा तो सिर्फ यही कि फर्स्ट जो आपकी मेम्ब्रेन के को लेकर के जो मॉडल प्रपोज्ड किया गया वो मॉडल कौन सा था या किसने दिया था, ये आपसे पॉसिबली सवाल बनता है। तो इन तीनों को आप फिर से देख लीजिए, सैंडविच मॉडल में और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे चल करके। तो सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या बताता है, सैंडविच ये बताता है कि प्रोटीन की ऊपर और नीचे क्या होती है, पूरी शीट होती है और उसके बीच में लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपको ये बताती है कि लिपिड की बाइलेयर होती है ऊपर और नीचे, और उसमें जगह जगह पे कहीं ऐसे एम्बेडेड होते हैं, मीन्स स्कैटर्ड फॉर्म में क्या धसे हुए रहते हैं प्रोटीन के मायोटीज, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल। ये बताता है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, इसका मीन ये हो जाता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो कोई रिजिड नहीं है
और वो एक डायनामिक कंडीशंस मीन्स वहाँ पे डायनामिक होती रहती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव ऑन करते रहते हैं। ऐसा कोई एकदम पूरी तरीके से रिजिड और सॉलिड टाइप की चीज़ नहीं है। मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो फ्लूइड टाइप की है। वो उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ऐसे ब्रेक हो जाता है, फिर अपने आप से फिर से सेल्फ रीसेल हो जाती है, रीसीलिंग हो जाती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। और इनके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशंस है या मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो क्या-क्या हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लिपिड की क्या होती है, आपकी बाइलेयर होती है। और ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोफिलिक होगा, मीन्स वाटर के साथ में जो डिसॉल्व हो सकता है। ये वाले जो रीजन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि आपके वाटर साथ डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया आपका जो एक्सपोज हो रहा हो बाहर साइटोप्लाज्म में या आउटसाइड द सेल्स में, वो वाटर से क्या हो, लबिंग हो, मीन्स वाटर्स में डिसॉल्व होने वाला हो। इस तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो लिपिड की पूरी आपकी कॉम्पैक्शन होती है। और लिपिड का जो हेड रीजन होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और आपको ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी चुका हूँ, तो लिपिड का आपका ये वाला जो रीजन है वो क्या है, हेड रीजन है। जबकि ये वाला रीजन आपका कैसा है, टेल रीजन है। तो टेल रीजन जो होता है वो आपका कैसा है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक है। और हेड रीजन जो होता है कैसा आपका, दैट इज द हाइड्रोफिलिक है, मीन्स ये वाटर में डिजॉल्व आसानी से हो सकता है। तो दोनों आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि दोनों का जो टेल रीजन होगा वो अंदर साइड में आ जाता है, मीन्स इंटरनली आ जाते हैं। और जबकि आपका जो वाटर सॉल्युबल होता है पार्ट, वो क्या होगा, आउटसाइड में, मीन्स इंटीरियर पार्ट पे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। प्रोटीन्स के बारे में इन्होंने बताया कि आपका इनके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल से मिलकर के बनी है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। सो लिपिड्स के लिए इन्होंने यही बताया था कि लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होते हैं और इनका हाइड्रोफोबिक जो रीजन होगा इनर साइड में, हाइड्रोफिलिक जो रीजन होगा वो आउटर साइड में। प्रोटीन्स के लिए इन्होंने बताया कि यहाँ पे मेम्ब्रेन में 3 तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती है। एक प्रोटीन जो कि आपकी इंटीग्रल होगी, दूसरी प्रोटीन जो कि आपकी पेरिफेरल होगी, तीसरी प्रोटीन जो कि आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन होगी। सो ऐसे प्रोटीन्स जो कि आपके ऐसे बीच-बीच में क्या है, आपके धँसे हुए हैं, इनको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन या आप इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जबकि जो प्रोटीन्स आपके आउटसाइड में दिखाई दे रही हैं, मीन्स ऐसे या तो आपका यहाँ पे नीचे लगा हुआ होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ द पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स का या इंटीग्रल प्रोटीन्स का क्या है, एक एडवांस वर्जन होता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटीन्स का सिर्फ 2 क्लासिफिकेशंस होता है, एक आपका इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा आपका पेरिफेरल। इंटीग्रल को ही आप इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि इनर साइड में पाई जाती है। और आप पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। तो ये पेरिफेरल वाली जो प्रोटीन होती है वो आपकी ऐसे नीचे या ऊपर दोनों कहीं पे भी धसी हुई मीन्स ऐसे दिख सकती है। जबकि आपकी जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है वो मेम्ब्रेन के ऐसे इस साइड में, मीन्स यहाँ पे आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, पाई जा सकती है। और कभी-कभी आपके दोनों लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरीके से पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन को पूरा क्या करती है, ट्रांस करती है, मीन्स पूरा पार कर जाती है। तो उसको आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा टाइप के प्रोटीन्स पाए जाने की कैटेगरी में आते हैं, मीन इंटीग्रल प्रोटीन्स में। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स व्हाट, जो कि दोनों ही मेम्ब्रेन को क्या करे, क्रॉस करे। और ये मल्टी पास भी होते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन से प्रोटीन इस तरीके से मल्टी पास हो जाती है, मीन्स कई बार ऐसे राउंड क्या करेगा, आपका पास कर जाता है। तो इसको आप बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन को कई बार ऐसे राउंड में पास करे तो उसको आप ट्रांस का नाम दे देते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि आपके मेम्ब्रेन के आपके ऊपर या नीचे लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हों, उनको आप क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल को ही आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप, और जबकि जो मेम्ब्रेन के आपकी जो लिपिड होती है इनके बीच में जो पाए जाते हैं, आप इनको इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं, राइट। तो आपका जो फ्लूइड मेजर मॉडल होता है वो यही बताता है कि इस तरीके से। और आपके कार्बोहाइड्रेट के जो मॉइटीज होते हैं वो आपके ऐसे प्रोटीन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन आपकी पाई जाती है। और इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का अपना काम होता है सेल रिकॉग्निशंस में या फिर सेल सिग्नलिंग में। तो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं आपके मेम्ब्रेन का, केमिकली अगर देखा जाए तो 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द प्रोटीन्स और लिपिड। ये मेजॉरिटी कंपोनेंट्स है। तीसरा वाला जो कंपोनेंट है आपका, वो उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, उसका जो कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट जो पाया जा रहा है सेल्स में, वो बहुत ही कम होते हैं।
तो फ्लूइड मीजक मॉडल आपको यही बताता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो कोई रिजिड और सॉलिड टाइप की मेम्ब्रेन पार्ट नहीं होता है, वो एक आपका फ्लूइड टाइप का होता है, डायनामिक होता है और ज़रूरत पड़ने पर वो ब्रेक होता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने आप से सेल्फ से क्या कर सकता है, रीसील भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी उसके पास पाई जाती है और आपका मेम्ब्रेन एक फ्लूइड फॉर्म में रहता है, ना कि आपका रिजिड के फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो लिपिड्स हैं और आपके जो प्रोटीन्स हैं, उनका क्या-क्या नाम और किस-किस तरीके से है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मेम्ब्रेन कि मेम्ब्रेन का फिजिकल क्या-क्या नेचर हो सकता है, किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो आपको बताया जा रहा है कि पहला ये एक तरीके की बाउंड्री होती है, किसी भी सेल्स के लिए मेम्ब्रेन का प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है और उसी मेम्ब्रेन के इनसाइड में सभी ऑल द कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके एस्टेब्लिश होते हैं, जो कि डिफरेंट-डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उस सेल्स के एक्टिविटी के लिए। तो ये एक आपकी बाउंड्री क्रिएट करती है सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट से और उसके आउटसाइड में सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एक बैरियर का काम करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एक ये बाउंड्री होती है। दूसरा आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रैफिकिंग को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। किस मॉलिक्यूल्स को सेल्स के इनसाइड में रहना है, किस मॉलिक्यूल्स को सेल्स के आउटसाइड जाना है, किसको आउटसाइड से इनसाइड में आना है, ये आपका जो रेगुलेशन होगा वो कौन करेगा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स के ट्रैफिकिंग का भी काम करता है और सेलेक्टिव एंड सेमी दोनों तरीके का ये नेचर शो कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपके क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब हो जाता है कि कौन से आयंस को, कौन से मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर में जाना है, ये सेल्स डिसाइड करता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ ऐसी प्रॉपर्टीज के थ्रू आपके वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, तो आप उसको सेमी परमिएबल के नाम से जानते हैं। तो चूंकि आपके मेम्ब्रेन से दोनों ही कंपोनेंट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फ्लूइड जो लिक्विड जो पार्ट होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाता है और आपके जो आयंस होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज वाई आप इसके नेचर को सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल बोलते हैं। तो इसका जो नेचर होगा वो सेलेक्टिव भी होगा और सेमी परमिएबल भी होगा। और इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, मेम्ब्रेन जो होती है उस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है आयंस के मूवमेंट होने की वजह से, जिससे आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंडक्ट होती है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, कोई आपका ऐसा नहीं कि हाँ न्यूट्रल टाइप का होगा। और नेक्स्ट है आपका एक्ट एज अ कैपेसिटर। व्हाट इज द मीन ऑफ कैपेसिटर इन द टर्म ऑफ फिजिक्स? ओके, सो बेसिकली आपके सेल्स के मेम्ब्रेन के पास ये प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स ये चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। जब भी कभी आयंस का आपका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है तो वहाँ पे मेम्ब्रेन्स की जो पोटेंशियल होती है वो चेंज हो जाती है। तो नॉर्मली आपके चार्जेस को मीन्स मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन करने का काम आपका करता है, दैट इज द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज वाई आप इसे बोलते हैं कि एज अ कैपेसिटर का काम कर सकता है। तो ये आपके कुछ फिजिकल नेचर हैं मेम्ब्रेन का, कि मेम्ब्रेन क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है केमिकल के बेसिस पे। तो केमिकली आपका जो मेम्ब्रेन होता है वो तीन तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड जो होगा आपका यहाँ पे तीन कैटेगरी में हो सकता है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड जो कि सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है। बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन से पढ़ा चुका हूँ, सो यहाँ पे डिटेल से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो फॉस्फोलिपिड आपका सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ लिपिड पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन में होता है। दूसरा आपका होता है ग्लाइकोलिपिड, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं लिपिड के साथ में, तो आप ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका होता है स्टेरॉल, और स्टेरॉल जो होता है वो आपका एक तरीके का 5 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, जिसमें कि 4 और 5 मेंबर के रिंग लगे हुए होते हैं। ये आपका फंजाई में पाया जा सकता है, एनिमल सेल्स में पाया जा सकता है, माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा गया है कि स्टेरॉल किस में एब्सेंट रहेगा, माइक्रोप्लाज्मा में, साइनोबैक्टीरिया में, या फिर आपका फंजाई सेल्स में या एल्गी सेल्स में। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका स्टेरॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड किए सकते हैं, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे आप इंटीग्रल प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये आपके जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और आपका एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जिसे आप पेरीफेरल प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर साइड साइड में जो पाए जाने वाले ऊपर या नीचे की तरफ जो होती है उनको आप पेरीफेरल बोलते हैं। और इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और नेक्स्ट आपके एक दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली आपके ट्रांसमेम्ब्रेन, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं उन्हीं का फॉर्म होता है जब आपके मेम्ब्रेन्स के ये दोनों लेयर को इस तरीके से, मान लीजिए अगर आपकी ये लेयर है और ये दोनों लेयर को क्या करे, अगर पूरा पास आउट कर जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, लाइक दैट, इस तरीके से।
तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन का क्या होता है, पार्ट होता है। तो कौन-कौन से प्रोटीन मीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशंस में क्या करते हैं, पार्ट करते हैं, मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके जो प्रोटीन्स हैं वो कौन-कौन से आपके आप डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका क्या नेचर हो सकता है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो कैरियर प्रोटीन हो सकती हैं, जो कि आपके एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के डिफ्यूजन्स में या दोनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशंस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि किसी मॉलिक्यूल्स को कैरी आउट करने के लिए मीन्स सेल्स से इनसाइड या सेल्स से आउटसाइड को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको आप कैरियर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरा आपको बताया जा रहा है कि इनका नेचर जो हो सकता है, यूनिपोर्ट हो सकता है, को ट्रांसपोर्ट हो सकता है। को ट्रांसपोर्ट में आपके एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट होते हैं, तो इनको भी हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट का क्या मतलब होता है। तो ये सभी एग्जांपल्स आपके कैरियर प्रोटीन्स के हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक प्रोटीन के थ्रू होकर के ट्रांसफर हो जाता है, राइट। और इसके बाद आपका आता है चैनल प्रोटीन्स। तो चैनल प्रोटीन्स हमेशा ऑलवेज आपका जो होगा पैसिव डिफ्यूजन्स में या पैसिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ से आपका सवाल बनता है कैरियर प्रोटीन्स को लेकर के और आपके चैनल प्रोटीन्स को लेकर के कि इन दोनों में कौन सा आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा, किसके थ्रू आपका सिर्फ पैसिव डिफ्यूजन हो सकता है या आपका दोनों हो सकता है। ये वाला सवाल आपसे बनता है, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पे कैरियर जो प्रोटीन होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है और इसकी जो रेट होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, मीन्स काम मतलब मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इसका नेचर आपका एनर्जी डिपेंडेंट भी हो सकता है, एनर्जी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। जब आपका ये एक्टिव होगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशंस के अगेंस्ट में काम करता है, जबकि आपका जब पैसिव होता है मीन्स वहाँ पे जब एनर्जी नहीं लगती है तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरीके से काम करता है, मीन्स हायर से क्या करेगा, लोअर तरफ मूव करेगा। और इनका नेचर आपका यूनिपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वन डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। और को ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, मीन्स एंटीपोर्ट भी हो सकते हैं, सिमपोर्ट भी हो सकते हैं। तो एंटीपोर्ट का टर्म आप तब यूज करते हैं जब एक ही चैनल प्रोटीन मीन्स कैरियर प्रोटीन से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज एंटीपोर्ट। और सिमपोर्ट आप तब बोलते हैं जब एक ही डायरेक्शन से मॉलिक्यूल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। तो चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स अगर देखा जाए तो बेसिकली ये इनका काम मीन्स इनके फंक्शंस के बेसिस पे इनको कैटेगराइज आप कर सकते हैं। चैनल वाली जो प्रोटीन्स होंगी हमेशा ऐसे मतलब ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं जो कि जिनका नेचर कैसा होता है, पैसिव होता है। जबकि कैरियर जो प्रोटीन्स होती हैं वो दोनों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपके यहाँ पे देख लीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या हो सकता है, पैसिव हो सकते हैं। तो पैसिव के लिए आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिंबल के थ्रू कि आपका ये सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है और फैसिलिटी डिफ्यूजन भी हो सकते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में भी आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूव होगा, स्पॉन्टेनियस मूव होता है। और यहाँ पे किसी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कंसंट्रेशंस के मतलब ग्रेडियंट होते हैं, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, मूव करेगा। जब कोई मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन विदाउट किसी कैरियर प्रोटीन, विदाउट किसी चैनल प्रोटीन्स के हो, मीन्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाए और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो, तो उसे आप सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपका क्या पाया जाए, कैरियर प्रोटीन्स पाए जाएं, मीन्स उनके उनके थ्रू होकर के जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो आप उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नॉर्मल डिफ्यूजन मीन्स सिंपल डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ दैट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ कैरियर प्रोटीन्स। जिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए या आयंस के लिए एक स्पेसिफिक क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रोटीन मायोटीज पाई जाती है, जो कि इसको लेकर के इस इनसाइड में सेल्स में क्या होती आती है। दोनों ही केसेस में सिमिलरिटीज क्या है, इसको ध्यान से देखिए। सिमिलरिटीज ये है कि सिंपल डिफ्यूजन में भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दोनों में ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पे कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं, मीन्स एनर्जी यहाँ पे इनपुट नहीं होगी। हमेशा मॉलिक्यूल्स आपके जहाँ पे उनकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ से लोअर तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। दोनों में जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ इसका कि यहाँ पे डायरेक्टली होता है, मीन्स मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और उन प्रोटीन्स के थ्रू क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ये दोनों ही आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के क्या एग्जाम्पल्स हैं।
और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ क्या क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मॉलिक्यूल्स का मूव होगा। दूसरा आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा नाम ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन क्या होगा उसके ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, मीन्स हमेशा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से होगा, दैट इज लोअर कंसंट्रेशन से लेकर के हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो चूंकि आपको हायर मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ अगर आपको जाना है तो यहाँ पे एनर्जी का इनपुट देना पड़ता है, दैट मीन्स ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, हमेशा वहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो, मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हो और वहाँ पे एटीपी का इनपुट हो जाए, तो उसे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये बेसिकली आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना हो, मूव ऑन करना हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना करके दिया जाए कि आपको जैसे सपोज कि ऐसे चढ़ाई पे अगर आपको जाना है तो आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, तो अगर आपको यहाँ की तरफ जाना होगा तो डेफिनेटली आपको एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये आपका क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ये क्या आपका हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आपको किसी बॉल को अगर आपको यहाँ पे छोड़ देना, मीन्स अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो उसको इधर की तरफ आने के लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो जस्ट सिंपल आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप लोअर कंसंट्रेशन से मीन्स नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और एटीपी की जरूरत अगर पड़ जाएगा तो आप उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आप हायर कंसंट्रेशन से मीन्स हाइट से अगर आप लोअर की तरफ आ रहे हैं तो ये बॉल सपोज कीजिए अगर कोई स्लाइडर है और आपने इस पर क्या किया, बॉल अगर आपने छोड़ दिया तो ये बॉल ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ऐसे ऐसे गिरते गिरते यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी विदाउट आपके इनपुट के। तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन अगर ये वाली बॉल अगर यहाँ पे हो और अगर आपको इस बॉल को यहाँ टॉप पे पहुंचाना होगा तो आपको यहाँ पे इसको पुश करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपका दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मीन है, आप इसको यहाँ पे समझिए। प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका मीन आपने जाना कि जब कभी भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तरफ, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का एक मॉलिक्यूल है और इस सोडियम के एक मॉलिक्यूल्स को यहाँ बाहर तरफ ले जाने के लिए, मीन्स यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑलरेडी है, इसको ले जाने के लिए क्या होगा, आपका एटीपी का यहाँ पे खर्च होगा। तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जब किसी मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो विद द हेल्प ऑफ एटीपी कंजप्शन, मीन्स एटीपी वहाँ पे खर्च हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होने की वजह से जब यहाँ पे ढेर सारे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, तो इस मॉलिक्यूल्स का आउटसाइड और इनसाइड में एक केमिकल पोटेंशियल क्या होती है, जनरेट हो जाती है, ग्रेडियंट जिसे आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल या केमिकल ग्रेडियंट। तो ये केमिकल ग्रेडियंट की वजह से फिर आपका दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब कभी भी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के होने की वजह से जो आयंस आपका एक डायरेक्शन से मूव कर रहा था उसके होने की वजह से उस साइड में उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड की जो ग्रेडियंट होती है केमिकल की, वो क्या होती है, डिफर हो जाती है। तो जिसकी वजह से दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपका ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जैसे ये आपका जो सोडियम का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा एक्युमुलेट हुआ तो ये कोशिश हमेशा क्या करेगा, इनसाइड में आने के लिए। तो ये जो केमिकल ग्रेडियंट बना हुआ है, तो इस केमिकल ग्रेडियंट मतलब जैसे अगर आप H+ आयन के कंसंट्रेशन में समझिए, तो अगर मेम्ब्रेन पे और जैसे आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी सिंथेसिस के लिए पढ़ा हुआ था कि जब आपका H+ आयन क्या होता है, ढेर सारा मेम्ब्रेन के इनसाइड में एक्युमुलेट हो जाता है, तो जब आपकी मेम्ब्रेन से निकलना होता है तो वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होती है। तो यही है आपका केमिकल ग्रेडियंट। तो एक किसी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल्स या इनसाइड द सेल्स जब ज्यादा हो जाता है तो उसके डिफरेंस में इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंसेस दिखाना शुरू हो जाती है, मींस ग्रेडियंट बन जाता है। तो उस ग्रेडियंट को मैनेज करने के लिए, मींस न्यूट्रलाइज करने के लिए वो आयंस क्या करता है, मूव करता है। तो उसी के साथ में दूसरा मॉलिक्यूल जब आपका मूव करना शुरू कर दे तो उसे आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि सोडियम आयन और ग्लूकोज का, ये सोडियम आयन और ग्लूकोज के जो एग्जांपल्स हैं वो आपका दिखाता है प्राइमरी और सेकेंडरी आयन का, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। सोडियम आयन जो है वो एटीपी के खर्च होने के बाद जा रहा है, मीन्स यहाँ पे एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करती है। इसके ट्रांसपोर्ट होने से सोडियम का ग्रेडियंट बना और इस ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से आपका सोडियम भी अंदर आया और इसके साथ साथ में आपका ग्लूकोज भी मॉलिक्यूल्स मूव हो गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज
दोज मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सोडियम के ग्रेडियंट बन जाने की वजह से, तो उसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर कोई एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे जो ग्रेडियंट बना है वो आयन की वजह से बना है। प्राइमरी आपके ट्रांसपोर्ट में हमेशा एटीपी की इनपुट होती है, एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी आपका खर्च होगा, तब जाकर के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तरफ मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मूव करता है। और कॉन्टिन्यूसली ये मूव करने की वजह से उस मॉलिक्यूल्स का ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, और उस ग्रेडियंट को ही फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स फिर से इनसाइड में आना चाहता है। उसी के फ्लो में या उसी ग्रेडियंट के इफेक्ट की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल्स भी क्या कर सकता है, मूव कर जाता है। उसे आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको आप इनके मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेसिस, मींस मॉलिक्यूल जितने ट्रांसफर हो रहे हैं उनके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट और यूनिपोर्ट। ये एग्जाम में बड़ा ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, और इसलिए यहाँ पे फिगर लगाकर आपको समझाया जा रहा है कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सिम यहाँ पे देखिए कलर दे रखा है, मतलब ये आपका मॉलिक्यूल सपोज कीजिए ए है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका क्या है, बी है। यहाँ पे भी आपके दो अलग अलग कलर है, यहाँ पे आपका सिंगल कलर है। तो जब कभी किसी एक कॉमन चैनल प्रोटीन से, किसी एक कॉमन प्रोटीन के माध्यम से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आपका सेम डायरेक्शन में क्या हो जाए, मूवमेंट होना शुरू हो जाए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ सिम पोर्ट। तो सिम पोर्ट के लिए जो कंडीशन बनकर के आई वो क्या, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, पहला कंडीशन। दूसरा सेम डायरेक्शंस, सो सेम डायरेक्शंस में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम किसी एक कॉमन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू अगर आपका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, तो उस कंडीशंस को आप सिम पोर्ट के नाम से नाम जानते हैं। तो कंडीशन तीन हुआ, पहला आपका टू डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, दूसरा आपका एक सिंगल या कॉमन क्या होगा, प्रोटीन्स होगी, तीसरा इनका डायरेक्शंस भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो ये आपके क्या होंगे, कंडीशंस बन जाएंगे सिम पोर्ट के लिए। एंटी पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि सेम आपका क्या होगा, कैरियर प्रोटीन्स होगी, मीन्स यहाँ पे प्रोटीन होगा, लेकिन दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नेचर भी डिफरेंट होगा, उनका डायरेक्शंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर एक मॉलिक्यूल आपका इनसाइड में जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल आपका कहाँ जा रहा है, आउटसाइड में जा रहा है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशंस बने कि दो डिफरेंट के मॉलिक्यूल्स आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करते हो, मूव करते हो, और उनका लेकिन उनके लिए पाथवे जो हो वो कोई कॉमन पाथवे हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज एंटीपोड के नाम से जानते हैं। यूनिपोर्ट जैसा कि नाम ही बता रहा है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो जब कभी एक किसी प्रोटीन के थ्रू किसी सिंगल एक मॉलिक्यूल्स का एक डायरेक्शन में क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा हो, तो उसे आप यूनिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट, यूनिपोर्ट, ये सारे जो टर्म्स हैं वो आपको मेम्ब्रेन के थ्रू किसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के टाइम पे यूज किए जाते हैं। यहाँ से सवाल जो आपका पॉसिबली बनता है वो आपके इस टॉपिक से, दैट मीन सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट, यूनिपोर्ट से इनका क्या मीन होता है, और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स, किस टाइप का स्टेटमेंट इसके लिए सही होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो फिर से आप यहाँ पे फिगर को देख लीजिए, इसलिए आपको फिगर लगाया गया है कि जब आपके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक ही कॉमन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स से सेम डायरेक्शंस में क्या करेंगे, मूव करेंगे, मीन्स डायरेक्शंस आपका क्या हो, सेम हो, प्रोटीन कैरी जो चैनल हो वो आपका सेम हो, बट मॉलिक्यूल्स क्या हो आपके डिफरेंट, तो उसे आप सिम पोर्ट के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंस हो, डिफरेंट हो, डायरेक्शंस भी डिफरेंट हो, सिर्फ आपका प्रोटीन क्या हो, कॉमन हो चैनल वाली, तो उसे आप एंटीपोड के नाम से जानते हैं। राइट, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स हो, सिंगल कैरियर प्रोटीन्स हो, एक डायरेक्शन से मूवमेंट हो रहा हो, उसे आप यूनिपोड के नाम से जानते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये एग्जांपल इसका है। देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक आपका सोडियम है, एक आपका ग्लूकोज है, राइट। तो यहाँ पे कॉमन पाथवे, तो एग्जांपल किसका है, सिमपोर्ट का है। ओके। और एंटीपोड के एग्जांपल आप किसका दे सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप का दे सकते हैं, या सोडियम कैल्शियम पंप का भी दे सकते हैं ये, और या फिर कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन का पंप का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं सेकेंडरी इसमें एंटी एंटी ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो भी अलग होगा, मॉलिक्यूल्स का नेचर भी क्या होता है, अलग होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए जितने भी टर्म्स आपके यूज हो रहे थे वो सारा आपको यहाँ पे बता दिया गया, और होपफुली ये सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गई होंगी कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटी डिफ्यूज, हाँ। हाँ
शायद शायद आपने रिवाइज़ जो आंसर की था उसको नहीं देखा, मार्किंग जो आप लोगों की हुई थी वो एक्टिव न नहीं, 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 रिवाइज़ वाले में मैंने एक्टिव मीन्स सोडियम का लगाया हुआ है, आप उसको देखिए और उस आपकी जो मार्किंग हुई है, वो उस वाले ऑप्शंस के बेसिस पे हुई है। डिस्कशन के टाइम पे जो आंसर दिया था, उस आंसर को फिर से मैंने चेंज करके रिवाइज़्ड आंसर के नाम से पीडीएफ शेयर किया था, शायद आपने देखा नहीं। और उसमें 3 क्वेश्चंस मॉडिफिकेशंस हुआ था। एक जो क्वेश्चन था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वाला वो हुआ था और एक सोडियम के ट्रांसपोर्टेशंस का हुआ था जिसको अभी आप बात कर रहे हैं और एक क्वेश्चंस कोई और था। 3 क्वेश्चंस मॉडिफाई हुए थे उसके रिवाइज़ आंसर की में। अभी भी पीडीएफ पड़ा होगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और जो आपके मार्क्स मिले हैं, वो रिवाइज़्ड आंसर की के बेसिस पे ही मिले हैं। ओके, तो ये जो आपका अभी आपने सवाल किया है इसके लिए ऑलरेडी रिवाइज़्ड आंसर की मैंने बाद में भेजा था, उसी दिन भेजा था जिस दिन डिस्कशन हुआ था और आप लोगों की जो मार्किंग हुई है, वो रिवाइज़्ड आंसर की के बेसिस पे ही हुआ है। ओके? हाँ, हाँ, पूछिए। क्योंकि वो फ्लूइड है। मोज़ेक का मतलब आपने पढ़ा है? टीएमबी के बारे में पढ़ा है आपने? टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो उसमें उसमें मोज़ेक का क्या मतलब होता है? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने वायरस नहीं पढ़ा है। बताइए कोई जल्दी बताइए, टाइम लॉस ना हो। और कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। और कोई? नेहा बोल रही हैं? ओके। और कोई बताना चाहेगा? सुजाता, वंदना ये सब जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो सनी जी, आपको समझाने के लिए 3-4 लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं, आप इसको समझिए कि ये जो लिपिड और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपको इरिजिड नहीं होते हैं। इनका नेचर फ्लूइड फ्लूइड जैसा होता है, मीन्स डायनामिक होते हैं। इन पे ऐसे भी मूवमेंट होता है, इनका ऐसे भी मूवमेंट होता है, मीन्स ये लैटरल भी मूवमेंट करते हैं और इनवर्ट भी मूवमेंट करते हैं। तो चूँकि ये स्टेबल नहीं है, एक तरीके का फ्लूइड बनाते हैं, दैट इज़ व्हाई इसको आप फ्लूइड बोलते हैं। मोज़ेक के लिए एक्सप्लेनेशंस जो नेहा ने दिया, सुजाता ने दिया और अभी सौभिक ने दिया, वो इन सब का आंसर सही है कि इस आपके फ्लूइड टाइप के मीन्स फ्लूइड टाइप के जो आपकी मॉलिक्यूल्स प्रोटीन लिपिड के पाए जाते हैं, इन लिपिड के आपके फ्लूइड में जगह-जगह पे प्रोटीन्स के मायोटीज़ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जिसको आप मोज़ेक के नाम से जानते हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, देखा होगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, लाइक दैट इस तरीके से। देखा है कभी सनी भाई आपने? कहाँ चले गए? सवाल पूछ करके।
ओके, सो मोज़ेक का मतलब यहाँ पे हो ज फ्लूइड आपका हो गया लिपिड के इंटीग्रिटी के बेसिस पे कि लिपिड और जो प्रोटीन्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, वो डायनामिक होते हैं जस्ट लाइक ए फ्लूइड तरीके से। और मोज़ेक का मतलब होता है कि जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके लिपिड का जो कि एक लिक्विड एरिया प्रोवाइड करता है, मीन्स फ्लूइड प्रोवाइड करता है, उस लिपिड में जगह-जगह पे क्या होते हैं, धँसे हुए होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसा कि एग्ज़ाम्पल अभी सोविक ने दिया बहुत अच्छा, समंदर में अगर आपका नाव चल रहा हो, तो समंदर पूरा मान लीजिए आपका क्या है, लिपिड है और नाव आपका क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स जहाँ-जहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी उसको आप मोज़ेक बोलते हैं। तो समंदर और नाव के से आप समझ सकते हैं कि एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या है, एग्ज़ाम्पल है। ओके? या कभी अगर या फिर अगर कभी आप जैसे लस्सी पीते हैं, तो लस्सी में आप क्या डलवाते हैं, चेरी डलवा देते हैं रेड रेड कलर का, या फिर अगर आप कभी बादाम शेक पीते हैं, मिल्क शेक पीते हैं, उसमें आप चेरी या गरी डलवा देते हैं, तो वो पूरा आपका जो फ्लूइड है, वो मान लीजिए आपका लिपिड है और जो चेरी पड़ी हुई है रेड कलर की आपकी क्या है, प्रोटीन है। तो उसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से समझ सकते हैं। तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम गर्मी आ रही है, बादाम शेक पीजिए, तो आप ये मानिए कि आप फ्लूइड मोज़ेक जो भी पी रहे हैं आप, ठीक है, उसमें चेरी डलवाते हैं। हाँ जी, बताइए सुजाता कुछ बोल रही थी आप? क्या? हाँ, बिल्कुल। फ्लिप-फ्लॉप जो जी, जी, बिल्कुल एनर्जी डिपेंडेंट होता है। ओके, सो होपफुली कि यहाँ से जो चीज़ें निकल कर के आई वो सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सोभिक आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ? हाँ, वाटर पोटेंशियल? तो अभी अभी 1 मिनट में क्लियर कर लेते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल से लेकर के आपका ऑस्मोसिस से ही सवाल आता है। मान लीजिए सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि ये 2 कंटेनर हैं। इस इसी सवाल से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका ये कंटेनर है और ये आपका क्या है, एसपीएम है, मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट? दोनों में ही आपके वाटर के लेवल क्या है, बराबर-बराबर भरे हुए हैं, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे भी आपका 1 लीटर है, यहाँ पे भी क्या है आपका 1 लीटर है, राइट? आपने क्या किया कि यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपने 500 ग्राम को क्या किया है, शुगर को ऐड किया है और दूसरा आपने क्या किया, इस साइड में 200 ग्राम शुगर को क्या किया है, ऐड किया है। तो अगर ये इस तरीके का कंडीशंस है, तो मेरा सवाल ये है कि जो ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस जो होगा, वो उसका डायरेक्शंस क्या होगा? क्या मान लीजिए अगर इसको हम कंपार्टमेंट ए दे दें और इसको कंपार्टमेंट बी दे दें, तो क्या ए से बी की तरफ ऑस्मोसिस होगी या बी से आपका ए की तरफ ऑस्मोसिस होगा? ये आपको बताना है। सब सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया? यहाँ 500 ग्राम शुगर है, यहाँ पे 200 ग्राम शुगर है। पानी का लेवल सब में दोनों में सेम है, मतलब 1 लीटर है और ये एसपीएम मेम्ब्रेन से क्या है, डिपार्टेड है, मीन्स सेपरेट की गई है। तो जो आपका ऑस्मोसिस होगा, उसका डायरेक्शंस क्या होगा? बी टू ए की ए टू बी? तो ऑस्मोसिस के लिए आप क्या बताते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन? हाँ, ये लिखा मैंने यहाँ पे एसपीएम पहले ही लगा दिया था। ओके, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हमेशा आपका एसपीएम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और इस प्रोसेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, आपका ट्रांसफ्यूजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशंस होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का जो हायर पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, ये मूव करता है, मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर आप इसको सॉल्यूशंस के रेफरेंस में देखेंगे, तो जो आपके सॉल्यूशंस होंगे जिनका कि कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका लो होगा। अगर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे, मीन सॉल्वेंट पोटेंशियल की या वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे, तो आप उसको दिखाएंगे हायर टू लोअर। तो यहाँ पे आप पहले इसको समझ लीजिए कि इसका मीन क्या होता है। जहाँ जितना ज़्यादा आपका कोई एक प्योर सिर्फ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाटर की यहीं पे होगी। वाटर पोटेंशियल को आप डिफाइन करते हैं कि जितना ज़्यादा आपका प्योर फॉर्म में, मीन्स फ्री फॉर्म में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होती है। जैसे-जैसे आप वाटर में कोई सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होती है, कम होती जाती है। मीन्स व्हाट
कि जब आपका सॉल्यूशंस कंसंट्रेट होता शुरू मीन्स मतलब होता है, तो उसकी वाटर पोटेंशियल्स क्या होती है? घटती जाती है। तो वाटर पोटेंशियल मीन्स पी आपका जो रिलेशंस रखता है कंसंट्रेशन से, वो इन्वर्सली रखता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस हमेशा, अगर आप सॉल्यूशंस के टर्म में बात करेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, मीन्स ये बात करेंगे आप। और अगर आप पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा। यही है आपका ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस पे आपको आइसोटोनिक दिया गया, आपको हाइपरटोनिक दिया गया और आपको हाइपोटोनिक भी पढ़ाया गया। तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीनों क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? ये आपके ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही दिखाई जाता है। टोनिक का मतलब हो जाता है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी। तो आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। क्या इसको भी पढ़ाने की जरूरत है अभी, या फिर आप लोग इसको अपने आप से कर लेंगे? ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से टाइम फालतू में लॉस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सोविक ये वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट? ओके, वो आपको जब आप पढ़ते हैं प्लांट सेल्स का सेल मेम्ब्रेन या उसके बारे में, तो वहाँ पे आपको उसके रेफरेंस से पढ़ाया जाता है वाटर पोटेंशियल्स को लेकर के, कि वाटर पोटेंशियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो फार्मूला जो होता है, वो फार्मूला यहाँ पे क्या आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए मेम्ब्रेन में? नहीं नहीं, मतलब आपका जो, ओके, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपका जो केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है सेल बायोलॉजी वाला, उसमें ये दे रखा है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर, अच्छा ओके, हाँ, जी हाँ, बी टू ए। नहीं नहीं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही मूव करेगा, सॉल्वेंट ही मूव करेगा। सॉल्वेंट का जो कंडीशंस है वो अलग, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चूंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके कम है, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल के बढ़ने की वजह से फ्री जो आपके सॉल्वेंट है उनका परसेंटेज कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो फ्री फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा फ्री होगा, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगी, तो हायर पोटेंशियल से लोअर तरफ क्या करेगा? ये मूव करेगा। ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं। सुजाता, सनी एंड सौविक, तीनों ट्रिपल एस हैं। अभी हम लोग पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर अगर आपके टॉपिक में होगा तो डेफिनेटली हम उसे कवर करेंगे। ओके। वैसे वो प्लांट के जब आप पढ़ते हैं, प्लांट का पूरा प्लांट बायोलॉजी जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें आती हैं, टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इस बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में नहीं दिया होगा। अगर दिया भी होगा तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो नेक्स्ट जो, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्या? क्या करें, कंटिन्यू? नहीं नहीं, उसका दिक्कत नहीं है, मतलब हम ये, ओके ओके ओके, अभी हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, कंटिन्यू से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और मुझे भी लगा कि 1.5 घंटा का समय हो गया है, मतलब अभी 10:30 बज गया, तो जल्दी से कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में सारा का सारा चीज़ फिनिश हो जाए। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सेल वॉल के बारे में। तो ये आपका बैक्टीरिया के केसेस में, एल्गी के केसेस में, फंगस के केसेस में, हायर प्लांट में, ये सब में आपके सेल वॉल क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आपका जो एनिमल सेल्स होता है उसमें सेल वॉल आपका नहीं पाया जाता। तो ये सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? बेसिकली आपको ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल्स को शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब कोई भी बाहर का अगर आपका कोई जर्क लगने वाली है किसी भी सैलिनिटी से, किसी भी टेम्परेचर से, तो इन सब चीज़ों से बचाने का भी क्या करता है? काम करता है सेल वॉल। और सेल से सेल्स में के इंटरेक्शंस में भी हेल्प करता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, और प्रोटेक्शंस भी करता है इन्फेक्शंस से। किसी प्लांट सेल्स को या फंगस सेल्स को या एल्गल सेल्स को किसी बैक्टीरिया से, या बैक्टीरियल सेल्स को किसी दूसरे सेल्स से इन्फेक्शन से बचाने का भी काम क्या करेगा? सेल वॉल करता है। तो सेल वॉल बेसिकली एक तरीके का सेफ्टी कवच होता है उस सेल्स के लिए, जो कि उसको
इन्वायरमेंट में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोटिक एनाबायोटिक जो स्ट्रेसेस होते हैं उन स्ट्रेसेस से बचाने का काम करता है आपका सेल वॉल, और साथ साथ आपके सेल को शेप भी देता है, उसको रिजिडिटी भी क्या करती है, प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये सारे जो पॉइंट आपके हैं ये ऑप्शन से बन करके आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन मींस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें सेल वॉल का फंक्शन नहीं है, तो आप इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। बैक्टीरिया के केस में जो आपका सेल वॉल होगा वो प्यूटोग्लाइकॉन से मिलकर के बना होगा, जो कि नेम और नेक का यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो नेक और नेम होती है, और यहाँ पे जो लिंकेज होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो सबसे ऊपर की सरफेस पे पाए जाने वाली एक कार्बोहाइड्रेट की मायोटीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में यहाँ पे प्रोटीन्स का एसोसिएशन हो जाता है, तो और ये एक बैरियर का काम करता है, और उस बैरियर से आपका जो मैकेनिकल मीन्स सपोर्ट मिलता है उस सेल्स को मैकेनिकली और आयनिक स्ट्रेस दोनों से बचाने का काम करें। मतलब सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटीन्स की और एक कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर पाई जाती है, इसको आप ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और ये एक बैरियर का काम करता है, सेल्स को बचाने का काम करेगा मैकेनिकल से और एज वेल एज आयनिक स्ट्रेंथ से बचाने का काम करता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ दिया जा रहा है फंजाई में कि फंगस के केसेस में जो सेल वॉल होगी आपकी काइटिन की मिलकर के बनी होती है, और काइटिन जो मिलकर बना होता है एन स्टाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर के बना होता है, मीन्स इसका पॉलीमर होता है। यहाँ पे भी लिंक जाके बीटा 1,4 होते हैं, और काइटिन के अलावा ग्लूकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे ये सवाल पूछता है कि फंगस का जो सेल वॉल होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, या इसमें से कौन सा कंपोनेंट उसका नहीं है। तो काइटिन मेजर होता है, लेकिन उसके साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल्स और भी हैं, ग्लूकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इन 3 चीज़ से मिलकर के बना होगा। कॉमन चीज़ आपकी ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन में भी आपका जो लिंकेज होगा दैट इज द बीटा 1 एंड 4 होता है, मीन्स बीटा 1 एंड 4 है, और आपका यहाँ पे काइटिन में भी आपका जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1 एंड 4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्लांट में, तो प्लांट का जो सेल वॉल होगा आपका सेल्यूलोज का मिलकर के बना होगा, जो कि आपके डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, और ये डी ग्लूकोज भी आपके बीटा 1,4 लिंकेज से ही क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ अ सेल वॉल हैव अ कॉमन टाइप ऑफ लिंकेज दैट इज द बीटा 1 एंड 4। सो आपको याद रखने में इट्स अ वेरी इजी टास्क, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और तीनों के जो आपके नेचर्स हैं मीन्स जो नेम है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए कि बैक्टीरिया के केसेस में क्या होगा, और फंगस के केसेस में क्या होगा, और प्लांट के केसेस में क्या होगा। प्लांट के केसेस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपका सेलुलोज होता है, हेमिसेलुलोज होता है, और पैक्टिन्स होते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, जबकि आपके फंगस के केसेस में 3 कंपोनेंट्स है, काइटिन है, ग्लूकेन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और इन सभी लोगों में जो आपका इन सभी मॉलिक्यूल्स पॉलीमर में जो लिंकेज है दैट इज द बीटा एंड 1 एंड 4 होता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है। और प्लांट के केसेस में बेसिकली आपके जो सेल वॉल होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया प्राइमरी सेल वॉल। जब आपकी जो सेल्स होती हैं ग्रोइंग फेज में होती है तो उस टाइम पे जो सिंगल लेयर बनती है उसको आप प्राइमरी सेल्स वॉल बोलते हैं, और इसका नेचर मतलब ये काफ़ी थिन होती है, मीन्स पतली होती है। जब आपका उस सेल्स का ग्रोथ क्या वो सीज कर जाए और वहाँ पे एक हार्ड और थिक टाइप का लेयर बन जाती है तो उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि जिसका नेचर डेड होता है और उसमें ग्रोथ जो होती है वो सीज कर जाती है, और इसका जो नेचर होगा वो रिजिड एंड थिक होता है। और ये बेसिकली आपका कहाँ किसके बीच में पाया जाएगा, प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो, और आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो। तो मान लीजिए आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ये हो गई, और ऊपर से आपकी जो पाई जा रही है प्राइमरी सेल वॉल हो गई। तो प्राइमरी सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में मीन्स आपका ये पीएम हो गया, पीएम मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल हो गया। तो इसके बीच में जो पाई जाएगी उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो सेकेंडरी सेल वॉल का नेचर कैसा होगा, डेड होगा, और इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा थिकर होगा, मीन्स मोटा होगा, और इसके कंपेरिजन में ये आपका रिजिड भी होगा, और सीज भी हो चुकी होगी, ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी। तो प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि जब कोई प्लांट की सेल्स ग्रोइंग फेज में होती है तो वहाँ पे एक थिन लेयर बनती है जिसको आप प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और उसका जो नेचर होगा वो रिजिड नहीं होता है, और वहाँ पे ग्रोथ होती रहती है। जबकि सेकेंडरी का फॉर्मेशन तब होता है जब आपकी जो प्लांट सेल्स होती है वो ग्रोथ को सीज कर जाती है, उसका नेचर जो होगा वो आपका थिक होगा, रिजिड होगा, और डेड सेल्स की जैसा बिहेव करेंगे, मीन्स डेड सेल्स में कोई ग्रो नहीं होगा, और इसका जो लोकेशन होगा वो प्राइमरी सेल्स वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, पाई जाती है। और आपका जो ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है इनमें आपके लिग्निन क्या होते हैं, ऐसे पूरे डिपॉजिट हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो थिक हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल के थिकर का या रिजिडिटी होने का नेचर मीन्स कारण क्या है, तो आप यहाँ पे बताते हैं कि एक लिग्निन है। लिग्निन बेसिकली एक आपका क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके डिपॉजिट हो जाने की वजह से आपकी सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, दैट इज द रिजिड एंड थिक हो जाती है। तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन इज अ लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स, secondary cell wall has a
अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजिड एंड थिक नेचर। कैल्शियम पैक्टेट जो होता है ये बेसिकली आपका होल्ड करता है, मीन्स 2 नंबरिंग सेल्स को, और मतलब जो प्लांट सेल्स जो होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ रखा है, तो प्लाज्मोडेस्माटा का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैल्शियम पैक्टेट जो होती है उसी की वजह से होता है, जो कि आपके 2 सेल्स के कम्युनिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो प्लांट के 2 सेल्स आपस में जिस पार्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं उसको आप प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटा का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैल्शियम पैक्टेट के होने की वजह से होता है। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली आपके जो यूनिट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द नैग एंड नैम, और इनके बीच में जो बॉन्डेड होगा दैट इज द बीटा 1 एंड 4 होगा। इसको आपको बार बार बताया जा रहा है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। और इन दोनों यूनिट का मिलकर के आपका क्या बनता है, पूरा आपका चेन बन जाता है। ये आपके नैग वाली यूनिट है, ये आपके सॉरी नैम वाली, और ये आपकी नैग वाली यूनिट है। और ये आपकी जो चेन बन रही है इसमें आपका क्रॉस लिंकेज होता है। ये क्रॉस लिंकेज के लिए आप इसको मीन्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इस अमीनो एसिड्स के ब्रिज को आप पेंटा मीन्स पेप्टाइड चेन या पेप्टाइड ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो आपके अमीनो एसिड्स होंगे वो आपके डी फॉर्म में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो डी फॉर्म में पाए जाने का एडवांटेज आपको बता चुका हूँ कि इस क्रॉस लिंकेज में इन्वॉल्व होने वाले मीन्स 2 आपके जो नैग और नैम के चेन हैं उन चेन को क्रॉस लिंक करने के लिए आपके अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनका नेचर आपका 4 से 5 टेट्रापेप्टाइड भी हो सकते हैं, पेंटापेप्टाइड भी हो सकते हैं। और इन पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें आपका जो कन्फर्मेशन होगा कैसा होगा, दैट इज अ डी फॉर्म होता है, जो कि उनको मैक्सिमम जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होते हैं उनसे बचाने का क्या करता है, काम करता है। साथ साथ जो एंटीबायोटिक होते हैं उनके भी इफेक्ट से बचाने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे फंगस का सेल वॉल दे सकते हैं। तो फंगस के सेल वॉल में आप देखिए काइटिन आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है। ये वाली जो आपकी यूनिट है वो पूरा का पूरा क्या है, आपका काइटिन है। और ये आपका क्या है, दैट इज द पीएम है, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये वाली जो यूनिट आपको दिखाई दे दैट इज द ग्लूकेंस है। और ये आपके प्रोटीन्स है। तो ये आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आपके फंगस सेल्स का, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्लांट सेल्स का। तो प्लांट सेल्स में आपने जैसा कि देखा कि आपके हेमियोसेलुलोज होंगे, पेक्टिन होंगे, और आपके सेलुलोज होगा, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्राइमरी या मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल्स वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके का इनका ओरिएंटेशन है, तो ये आपको फिगर में यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समझना था वो आपको यहाँ पे कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो ये आपकी लिविंग होती है जबकि ये आपकी डेड होती है। ये आपकी थिनर होती है जबकि ये आपका क्या है, थिकर होता है। रिजिड होते हैं। रिजिड होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन से मॉलिक्यूल का, दैट इज लिग्निन का। तो लिग्निन के प्रेजेंस होने की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल आपकी क्या होती है, ज़्यादा थिक होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो आपकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सिर्फ 2 लेयर होती है, मीन्स आपका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। दूसरा आपकी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल का जो आपकी थिकनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मीन्स बहुत मोटा होता है। जबकि ग्राम अगर नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती है। एक आपका मेम्ब्रेन, दूसरा आपका फिर क्या पाया जाता है, सेल वॉल, तीसरा की पाई जाती है ग्लाइकोकैलिक्स या फिर ऊपर की स्लिमी लेयर जो होती है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव के केस में ये वाली जो आपकी लेयर दिखाई दे रही है ब्राउन वाली, क्या है, आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन होती है। ये वाली लेयर का जो थिकनेस होती है बहुत ही कम होती है, जबकि आपका ग्राम पॉजिटिव में इसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यही कारण होता है कि जो आप ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में जो आपका क्रिस्टल वायलेट का जो कलर होता है वो दिखाई देता है, जबकि आपको ग्राम नेगेटिव दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो आप वहाँ पे मॉडरेंट डालते हैं तो जब आपकी थिकनेस ज़्यादा होती है सेल वॉल की तो उसमें जाकर के वो एक तरीके से ट्रैप हो जाता है, वो डाई निकल नहीं पाता वॉशिंग करने के बाद एल्कोहल से। जबकि ग्राम नेगेटिव केस में क्या होता है, वो वॉश आउट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है वो क्या क्या पूछा सकता है। ग्राम पॉजिटिव के केसेस में आपके जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कंसंट्रेशन होता है या जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ग्राम नेगेटिव के। और यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव में, तो इसलिए यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस का एरिया क्या है, ज़्यादा है। इधर भी पाया जा रहा है, इधर भी पाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक आउटर लेयर ये भी बन जाती है, ये आपका मेम्ब्रेन हो जाता है, ये आपका सेल वॉल हो जाता है। जबकि यहाँ पे ऐसा वो लेयर आपको दिखाई नहीं देगा। तो पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है आपको क्या है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेल वॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे सेल वॉल का थिकनेस क्या है, कम होता है। तो इस तरीके से आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे आप उसको दिखाते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखाया
पाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का थोड़ा-सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स कि किस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो ये वाला जो फ़ोटो आपको दिख रहा है दैट इज़ द ग्राम पॉजिटिव का है, जहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन का जो कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है, जबकि ये वाला जो फिगर है आपका ग्राम नेगेटिव का है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है जस्ट सिंपल सिर्फ एक लेयर होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम नेगेटिव में 3 लेयर पाई जाती है, एक आपका मेम्ब्रेन, दूसरा आपका सेल वॉल, तीसरा आपका आउटर मेम्ब्रेन जो कि आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स मिलकर के बने होते हैं, जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर दिखाई देती है और ये दोनों लेयर आप में आपका जो सबसे ज़्यादा थिकनेस है वो किसकी है दैट इज़ द इसकी। एक डिफरेंस आपका यहाँ पे और भी हो जाता है दैट इज़ द टिकोइक एसिड का। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें आप उनके मेम्ब्रेन पे टिकोइक एसिड पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या होता है एब्सेंट होता है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। ऐसा सिस्टम जहाँ पे सेल्स के इनसाइड में पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनेल्स जो कि एक कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करें, किसी फंक्शंस को परफॉर्म करें और उस सिस्टम को आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे सेल्स के इनसाइड में पाए जाने वाले कई सारे ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, किसी फंक्शंस को, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो उस सिस्टम को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वर्क टुगेदर इन अ सिस्टम नोन एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होंगे अगर एक दूसरे से मिलजुल करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या करें, काम करें, तो उसको आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, मींस एक दूसरे से फंक्शंस क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है। जैसे अगर एंडोप्लाज्मी का जो काम है वो काम होने के बाद क्या करेगा गोल्गी बॉडी करेगा, गोल्गी बॉडी का जो काम है उसे करने के बाद क्या करेगा लाइसोसोम्स करेगा, लाइसोसोम्स का जो काम होगा जाकर कहाँ फिनिश हो जाएगा आपका, चाहे वो सेल्स में या सेल्स के बाहर। तो ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं उनको आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। सो प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसिस इट्स अ प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द रेस्पेक्टिव लोकेशंस इनसाइड द सेल्स। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से किया क्या जाता है ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन की पैकिंग की जाती है, लिपिड की सिंथेसिस की जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, उनको एक रेस्पेक्टिव टारगेट पे रेस्पेक्टिव सेल्स के लोकेशंस में, इधर सेल्स के सेल ऑर्गेनल्स में, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी बॉडी में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में कहाँ पे पहुंचाना है ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। या सेल्स के बाहर भी जाना है ये भी काम ही करेगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन बेसिकली ये हो जाता है कि इनसाइड द सेल्स जो आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं या लिपिड्स जो बन रहे हैं उनका प्रॉपर पैकिंग किया जाए, साथ साथ उनको उनके डेस्टिनेशन लोकेशन पे क्या किया जाए, रीच आउट किया जाए, मीन्स पहुंचा दिया जाए। तो ये काम आपका किसका होगा, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। कौन कौन से ऑर्गेनल्स आपके इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाता है। दैट इज ईआर होगा, गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम्स होंगे एंड वैक्यूल्स होंगे। ये चार आपके ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये चारों आपके ऑर्गेनल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई भी प्रोटीन जब आपकी सिंथेसाइज होती है तो उसका सबसे पहले एंट्री कहाँ पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यहाँ पे कुछ काम होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स कहाँ जाएगी आपकी गोल्गी बॉडी में, फाइनल प्रोसेसिंग आपका गोल्गी बॉडी में होता है। फिर यहाँ से निकल करके आपका आएगा कहाँ पे, वैक्यूल्स मीन्स लाइसोसोम्स में, लाइसोसोम्स से फिर यहाँ पे आएगा वैक्यूल्स में, और वैक्यूल्स से चाहे वो मेम्ब्रेन के बाहर अगर जाना होगा तो फ्यूज कर जाएगा, और अगर सेल्स के अंदर रहना होगा तो वहाँ पे पहुंचा देगा। तो ये चार आपके ऑर्गेनल्स हैं जो कि सभी के सभी ऑर्गेनल्स आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं। दैट इज वाई इनका जो काम कहलाता है वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत में आता है। और इनका मेन काम क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स आपके बॉडी में बन रहे हैं उन प्रोटीन्स का प्रॉपर प्रोसेसिंग करना, उनमें जो भी मॉडिफिकेशंस करना वो मॉडिफिकेशंस करना, उनको पैक करना और उनको ले जा करके रिस्पेक्टिव उनके लोकेशंस पे रीच आउट करा देना, मीन्स पहुंचा देना। ये काम होता है आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स का। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नंबर फर्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। तो नंबर फर्स्ट वाला जो लोकेशन आपको ये दिखाई दे रहा है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ से प्रोटीन आपका बनेगा तो कहाँ पे आएगा, गोल्गी बॉडी में। तो गोल्गी बॉडी से फिर आपके क्या बनेंगे, थर्ड मीन्स आपका लाइसोसोम्स बन जाएगा, ये वैक्यूल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये सारे ऑर्गेनल्स हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। और फाइनली आपके जो ये वैक्यूल्स होंगे अगर आपके सेल्स के अंदर में रहना है तो फिर ऐसे रह जाएंगे, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और मेम्ब्रेन से क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं। तो ये चूंकि चार ऑर्गेनल्स एक दूसरे से रिलेटेड वर्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो काम स्टार्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको फाइनल पहुंचाने का जो काम हो जाता है वो किसका, दैट इज द वैक्यूल्स का। तो इनको आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो पॉसिबल सवाल आपसे पूछा जाता है वो क्या, ये कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मीन क्या होता है या उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ऑर्गेनल्स के नाम से, फंक्शन से सवाल आपसे कम पूछे जाते हैं। तो आप उनके ऑर्गेनल्स को नाम को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सेल ऑर्गेनल्स पे। हाँ जी।
कौन आएगा? एक्सोसोम्स? ये क्या है? एक्सो एक्सोसोम्स मतलब जो कि बाहर के साइड में एक्सोसाइटोसिस कर रहे हैं वो वाले? देखिए, जो आपकी मतलब सेल्स के इनसाइड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, राइट? मीन्स अगर किसी भी पार्ट को अगर सेल्स के आउटसाइड में जाना होता है तो वहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज़ करके मेम्ब्रेन से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे वेसिकल्स जो कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रोटीन्स को भेजने वाले काम करते हैं उनको आप एक्सो बोलते हैं, तो वो भी आपके मीन्स वो वेसिकल्स के या वैक्यूल्स के पार्ट होते हैं। तो वैक्यूल्स का फर्दर जो सब टाइप होगा वो भी आपका मेम्ब्रेन में सिस्टम में आता है, वो कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता, वो फर्दर उनका डिवीजन होता है। तो आपसे जो एग्जांपल पूछा जाता है वो ऑर्गेनल से पूछा जाता है। तो आप उसको याद रखिए 4 हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ऑर्गेनल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली आपका डिफाइन किया जाता है कि जो कि आपके मेम्ब्रेन बाउंड अगर होंगे तो उनको आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन के प्रेजेंस एंड नंबर के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सेल ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, ऐसे मेम्ब्रेन जो कि आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ऐसे भी ऑर्गेनल्स जो कि विदाउट किसी मेम्ब्रेन के हैं। तो यहाँ से भी सवाल आपका बनता है। तो देख लेते हैं कि कौन-कौन से वो पार्ट हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेन्स का नाम दिया गया, उनके कॉमन नेम दिए गए हैं। कॉमन नेम से भी कभी-कभी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। गोल्गी एपेरेटस को पोस्टमैन ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। वैक्यूल्स को स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से आप जानते हैं। प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, राइट? तो ये इनके कुछ कॉमन नेम है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेल ऑर्गेन्स हैं और इनके कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम से भी कभी-कभी आपसे सवाल यहाँ से बन सकता है। बाकी आपके जो माइक्रो बॉडीज होती हैं उसमें आपके 2 आते हैं, दैट इज़ द पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स। इनका स्पेशल फंक्शंस होता है, इनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे ये सारे जो आपके मेजर ऑर्गेन्स हैं उनके बारे में, दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन-कौन से ऐसे मेम्ब्रेन हैं, मीन्स ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन में आपको दैट इज़ द लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है। और डबल मेम्ब्रेन में क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और विदाउट मेम्ब्रेन वाले आपके कौन सा दैट इज द राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। ये आपके जो पार्ट होंगे उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे लिस्टिंग की गई है। डबल वाले में एक आप पार्ट यहाँ पे और आप ऐड कर लीजिएगा अपने अपने पेन से, जब भी आप नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पे आप न्यूक्लियस भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट बन जाएगा और यहाँ से सवाल आपका बनता है कि कौन से पार्ट आपके सिंगल वाले हैं, कौन से आपके डबल वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि एक सेल मेम्ब्रेन आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, मीन्स ऑर्गेनल्स है। और यहाँ पे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जिसे आप ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। और इसका लोकेशन जो होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है। और ये आपका एक तरीके से गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला क्या होता है, एक ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होती है वो बेसिकली आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी से आपका ओरिजिनेट किसका होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लाइक दैट इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके का आपका ये फॉर्मेशन होता है। इसके जस्ट बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी पाई जाती है। तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लोकेशन होगा वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के पास में और इसके बाद गोल्गी बॉडी के पास में। तो ये आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। और न्यूक्लियस और आपके गोल्गी बॉडी मीन्स गोल्गी बॉडी के बीच में क्या होती है, इसकी अपीयरेंस होती है। और ये किस किस की काम में इन्वॉल्व हो सकता है, आपके फंक्शन से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में, कैल्शियम स्टोरेज में और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे इसको 2 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, दैट इज आरईआर और एसईआर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं, मींस ऐसे धसे हुए, मींस अटैच्ड होते हैं। तो राइबोसोम्स 2 तरीके का पाया जा सकता है, एक फ्री फॉर्म में और एक आपका क्या है, बाउंड फॉर्म में। तो फ्री फॉर्म वाला क्या काम करेगा और बाउंड फॉर्म वाला क्या काम करेगा, इससे आपके सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स को कंटेन करेगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम में क्या करता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और इसके बाद सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके मॉलिक्यूल्स के ट्रैफिकिंग में, मीन सेक्रेटरी प्रोटीन्स को, कि किसको कहाँ पे जाना है, गोल्गी बॉडी में जाना है, लाइसोसोम्स में जाना है या मेम्ब्रेन पे जाना है। ये काम भी आपको कौन करेगा, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और इन
राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि आपका न्यूक्लियस से अटैच्ड ये स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे आपको ये येलो वाले डॉट दिखाई देते हैं, ये आपके क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो इस वाले पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज RER के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स आपको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आप SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमेशा लिपिड के सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है, काम करता है। जबकि RER जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि आपके फ्री वाले फॉर्म पे बनेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, जब आपका राइबोसोम्स किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होगा तो उसके जो प्रोटीन्स बनेंगे वो कौन कौन से प्रोटीन्स को प्रोसेस करेगा। जिन प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में जाना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा, क्लोरोप्लास्ट में जाना होगा, पेरोक्सिसोम्स में जाना होगा। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है आपको याद रखने के लिए कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स भी बेसिकली आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो जितने भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स में मींस ऑर्गेनेल्स में जो प्रोटीन्स जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, फ्री राइबोसोम्स पे होती है। तो फ्री राइबोसोम्स पे ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जिन प्रोटीन का डेस्टिनेशन या ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होना है, या तो न्यूक्लियस में, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में, या फिर पेरोक्सिसोम में। जबकि आपके राइबोसोम बाउंड वाले जो होते हैं मींस बाउंड फॉर्म वाले जो आपके राइबोसोम्स होते हैं उन पे प्रोटीन का कौन कौन सा सिंथेसिस होगा, जो प्रोटीन्स आपके गोल्गी बॉडी में जानी है, मेम्ब्रेन पे जाना है, एंडोसोम्स में जाना है, लाइसोसोम्स में जाना है, या सेक्रेटरी वेसिकल्स में जाना है। मीन्स फाइनली जिनको सेल्स के बाहर होकर के चले जाना है उनके लिए आपका जो सिंथेसिस होगा वो किस पे होगा, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड पे। तो ये वाले मीन्स पॉइंट से आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर सपोज कोई प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जानी है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, फ्री वाले पे होगी या बाउंड वाले पर होगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे आप SER के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो होती है वो एब्सेंट होती है इसके मेम्ब्रेन पे, उनके सरफेस पे, तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका ये जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में, या कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में। तो ये तीन आपके ऑप्शंस बन करके आते हैं कि SER क्या क्या काम कर सकता है। और एक काम इसका और भी है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में भी क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये चार इसके मेजर प्राइम क्या है, फंक्शंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनल, दैट इज द गोल्गी ऑपरेटस। तो गोल्गी ऑपरेटस जैसा कि आपने अभी देखा जस्ट कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद होता है। तो जो भी प्रोसेस आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो चुका है, मतलब उसको फोल्डिंग कर चुका है, अब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपका एक वेसाइकल से क्या करेगा, निकलेगा, मींस वेसाइकल के फॉर्म में पैक्ड होकर के, जो कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। तो उस पैकिंग के फॉर्म से वो फ्यूज कहाँ पे करेगा, गोल्गी बॉडी में। तो गोल्गी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो दो फॉर्म में आपको दिखाई जाती है, सिस और ट्रांस के फॉर्म में। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, और किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, सिक्रेशंस में, मींस आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आपके जो लाइसोसोम का फॉर्मेशंस होता है, उनके लिए क्या करता है, ये सिक्रेशंस का काम करेगा। और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, और फर्दर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पैक करके लाइसोसोम्स और वेसाइकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, और उनको एक मैसेज देता है कि हाँ आपको कहाँ पे जाना है, चाहे वो गोल्गी बॉडी में जाना है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है। तो ये सारा का सारा डिसीजन जो होगा किसका होगा, दैट इज द गोल्गी ऑपरेटस का होता है। और प्रोटीन का मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पे किया जाता है, जैसा कि आपको पढ़ा चुका हूँ बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शंस में कि ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो यहाँ पे किया जाता है। तो सिस्टर्नी पोर्शन जो होते हैं गोल्गी बॉडी के, वहाँ पे प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। और ये एक साइट होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन से ऑर्गेन्स में या कौन से पार्ट पे आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होगा, ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए कि ये गोल्गी बॉडी का पोर्शन है, और गोल्गी बॉडी के इनसाइड में आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या होगा, सिंथेसिस होता है। और पोस्ट ट्रांसलेशंस मॉडिफिकेशंस में भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। मतलब जो प्रोटीन्स आपकी ट्रांसलेट होकर के बनी है, उन प्रोटीन्स में आपका चाहे ग्लाइकोसाइलेशंस हो, चाहे फॉस्फोराइलेशंस हो, जो भी कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, फोल्डिंग का करना है, या केमिकल मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है, उस वो सारा काम आपको कौन करेगा, गोल्गी ऑपरेटस करता है। फाइनली यहाँ से जब प्रोटीन्स आपकी निकलती है तो पूरी मेच्योर फॉर्म में निकलती है। अब उस प्रोटीन्स का
डेस्टिनेशन डिसाइड हो चुका होता है कि उसको कहाँ पे जाना है और अपने फंक्शनल स्टेज में आ चुकी होती है। स्टार्टिंग में जब आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में, तो वो प्रोटीन्स आपकी फंक्शनल फॉर्म को अटेंड नहीं कर पाती है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस और फोल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये दोनों मिलकर के ये काम करते हैं। इनिशियल का जो काम होता है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और फाइनल टच देने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी करता है। तो गोल्गी बॉडी का आपका यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका सिस फॉर्म है। तो ये जो सिस फॉर्म होता है वो बेसिकली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के नियर बाई में होता है। ट्रांस वाला जो फॉर्म होता है वो आपका उसके जस्ट अपोजिट में होता है। मीन्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला जो फेस होता है वो आपका मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो पहले स्टार्टिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आएगा? आपका ये वेसिकल्स आता है, और ये वेसिकल्स में आपके क्या है? दैट इज द प्रोटीन्स होते हैं। ये वेसिकल्स आपके कहाँ से बने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल सबसे पहले गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे आएगा, और यहाँ पर आकर के इसे फ्यूज कर जाता है। तो इसके जो सिस्टर्नी वाले पोर्शंस होते हैं, इस सिस्टर्नी में पूरा का पूरा क्या किया जाता है? आपका मॉडिफिकेशंस किया जाता है। आपके प्रोसेस होने के बाद फिर ये आप यहाँ से क्या करेगा? एक नया वेसिकल्स बनेगा, और ये वेसिकल्स में आपकी प्रोटीन्स क्या होती है? पूरी कंप्लीट फॉर्म में जो आपकी बनी हुई है वो इनकोडेड होती है, मीन्स पैक्ड होती है। अब ये जाकर के चाहे लाइसोसोम्स के साथ में फ्यूज़ करे, चाहे आपका वेसिकल्स मीन्स आपके वैक्यूल्स से फ्यूज़ करे, इसको जहाँ कहीं पे भी जाना है, ये इसका डेस्टिनेशन ऑफ टारगेट डिसाइड हो चुका होता है। तो ये काम आपका करेगा कौन? दैट इज़ द गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लाइसोसोम, जिसे आप सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड आपका एक स्ट्रक्चर है, मीन्स ऑर्गेनल्स होता है, और ये इस स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, और इसके पास बहुत सारे लगभग 40 डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। मतलब ये प्रोटीन को भी डिग्रेड कर सकता है, लिपिड को भी कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट को भी कर सकता है। तो इनके पास जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सबका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोलाइटिक। और इनके इनसाइड का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? दैट इज द एसिडिक पीएच होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन होती है, उस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे यहाँ पे हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। कभी-कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स के इनसाइड का जो पीएच होता है वो हमेशा एसिडिक होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब कैसे ये मेंटेन करता है? तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन पे आपकी हाइड्रोजन पंप के लिए क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पंप पाया जाता है, जो कि हमेशा इनसाइड में क्या करता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को मूव ऑन कराता रहता है, ताकि यहाँ का जो पीएच है वो हमेशा ऑप्टिमम एसिडिक बना रहे, और एसिडिक पीएच पे आपके जितने भी हाइड्रोलाइटिक काइड के एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे तरीके से क्या करते हैं? काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी आपके अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं सेल्स के, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको डिसॉल्व करता है और उनको डाइजेस्ट करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पार्ट जो कि डैमेज्ड हैं और उनका कोई फर्दर सेल्स में यूज नहीं होता है, तो उन मॉलिक्यूल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा विद इन द सेल्स या आउटसाइड द सेल्स, और ये करके उसको क्या करता है? पूरा जो वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कभी-कभी जब सेल्स को मतलब ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी कमी अगर पड़ जाती है, तो ये अपने आप को ही क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। अपने आप को, अपनी मेम्ब्रेन को और अपने सेल्स को या अपने पार्ट को डाइजेस्ट करके वो फ्री फॉर्म में माइक्रो मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करने का काम करता है, और इस प्रोसेस को बेसिकली हम ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं, और इसीलिए इसे आप सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ये सेल्स के डिमांड को पूरा करने के लिए, मीन्स सेल्स को मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है, उस कंडीशंस में ये अपने आप को भी क्या करता है? डिग्रेड कर देता है अपने ही एंजाइम की हेल्प से, ताकि सेल्स की जो डिमांड है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की वो पूरी फुलफिल होती रहे। तो इसको आप, इस प्रोसेस को ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं। टेस्ट सच एक डिजीज है जो जिसमें आपके जो ब्रेन होती है उसके न्यूरॉन्स सही तरीके से इम्पेयर्ड हो जाते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। मतलब कि उस कैंडिडेट का जो इंटेलेक्चुअल होता है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके लाइसोसोम्स के इनसाइड में जो एंजाइम्स आपके लिपिड को क्या कर रहे थे? डाइजेस्ट कर रहे थे, मीन्स उसको ब्रेक डाउन कर रहे थे, अगर उन एंजाइम्स की लैकिंग हो जाए या वो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाए, तो उस पर्सन की बॉडी में लिपिड मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम जो लिपिड के एक्युमुलेशन हो जाने की वजह से ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और ऐसे कंडीशंस को आप टेस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम्स की वजह से उसके इनसाइड में पाए जाने वाले लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, डिग्रेड करने वाले एंजाइम की कमी हो जाने की वजह से, या उसके इनएक्टिवेशन हो जाने की वजह से जो डिजीज होगी उसको आप टेस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। और उसमें इंसान, मीन्स जो कैंडिडेट होता है, उसका जो इंटेलेक्चुअल होता है, मीन्स ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? डल हो जाती है। तो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं लाइसोसोम्स का, कि लाइसोसोम्स क्या है और कैसे ये मतलब कैसा आपको दिखाई देता है। इसके अंदर में जो फ्लूइड भरा है पूरा का पूरा डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपके एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने का, डाइजेस्ट करने का क्या करते हैं? काम करते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, या और भी कुछ हो। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी आपके मेम्ब्रेन मीन्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स थे,
और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस क्या है और किस तरीके से वो रोल को प्ले करते हैं। बाकी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है? ओके। तो कल की क्लास में हम लोग डील करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले स्ट्रक्चर्स को, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, इन सब का। तो कल आपकी जो सेल बायोलॉजी क्लास होगी वो फिनिश हो जाएगी। ओके। और सिद्धार्थ ने सही बोला कि क्वेश्चंस पूछने से थोड़ा-सा क्लास तो इंटरेक्टिव हो जाती है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि टाइम ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन के मोड के केसेस में एक कोई बोलता है, दूसरा कोई वेट करना पड़ता है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी आपके सिलेबस में हो जो भी आपके सिलेबस में हो सब कुछ पढ़ाएँगे, परेशान मत होइए आप। हाँ जी, कल खत्म हो जाएगा। ओके? चलिए। आज के लिए इतना ही। अभी आपको पीडीएफ और ये वीडियोज़ मिल जाएँगे। अगर जहाँ कहीं पे किसी का नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ मिस हुआ तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और होपफुली कि आपके अब जो प्रॉब्लम्स आएँगे इन टॉपिक से वो आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए ओके। आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फिर कल की क्लास में।